भूल भुलैया तेरी गलियां अज़ कलम फ़ायज़ा इफ्तिखार एपिसोड 10। क्या हो गया है अम्मा? परवीन ने कमरे से निकलकर नागवारी जाहिर की। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? घर में नई दुल्हन है, उसका तो लिहाज करें। तेरी उस नई दुल्हन ने तो जूती बराबर लिहाज ना किया, ना खसम का ना सास का, और दिन चढ़ते ही अपनी औकात दिखा दी। क्या हुआ? होना क्या है, आडा लगा के बैठ गई होगी कि पहले मेरी जिद मान फिर तेरी मानूंगी। और मर्द तो इस मामले में ऐसा अंधा होता है कि जोरू कुएं में छलांग मारने की शर्त रखे तो भी मान ले। वो भी दुम हिलाता सीधा बाहर भागा है। असल बात तो बताओ अम्मा, क्यों भाईजान को कोस रही हैं? रात को बड़े ठुस्से से वशमा को अंदर लेकर गया था कि आज नई माँ के साथ सोएगी। मैंने बथेरा समझाया कि ना उस मासूम बच्ची को किसी की हाय लगा। ऐसा ना हो कि वो दिल ही दिल में उसे बद्दुआएं देने बैठ जाए कि ये कहाँ से आ गई मेरी सेज खराब करने। मगर वो तो ऐसी रजील निकली को मौका देखकर मुकाबले पर उतर आई। नवीद को अपने पेके भेजा है उसने कि जाकर मेरी बेटी को भी ला, उसे भी वशमा के बराबर सुलाऊंगी, फिर मेरे कलेजे ठंडक पड़ेगी। वाकई? उसे हैरत हुई। ले, तो मैं क्या कहानी सुना रही हूँ? मेरे सामने नवीद निकला है, बकता जुकता। करे भी क्या बेचारा, बुढ़े वेले पढ़ी लिखी रन मिल गई है, अब भुगतेगा। ये अजीब हरकत की भाभी ने, हालांकि भाईजान पहले ही तय कर चुके थे कि उनकी बेटी यहीं रहेगी, उनके साथ वशमा के साथ परवरिश पाएगी और वो उसकी तमाम जिम्मेदारियां और फ़राइज़ पूरे करेंगे। और ये बात मैंने भाभी को बता दी थी। खुद उनके मैके वालों ने ही ये पेशकश की थी कि वो एक हफ्ता बच्ची को अपने पास रखेंगे। फिर उन्होंने इतनी बेतबारी का मुजाहरा क्यों किया? आते ही अपना रौब जमाना चाहती हैं और क्या। मुझे तो वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लगती है। फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? नवीद भाईजान पे उनका तासुर कितना बुरा पड़ा होगा। क्या सोचते होंगे वो मेरे मुतालिक कि बहन ने क्या बीवी पसंद की है। परवीन को अपनी फिक्र लग गई। उधर शमशाद बेगम के सीने में जैसे ठंडक उतर गई। परवीन कम ही उसकी बातों में आती थी। ना साजदा की बार आई, ना अपने शोहर और ससुराल वालों के मुतालिक माँ के शर अंगेज बयानात का कभी कोई असर लिया। और इस नई भाभी के मुतालिक तो उसकी राय पहले से बहुत अच्छी थी। इस रिश्ते को तय करने के लिए वही सबसे ज्यादा फ़ाल थी। आज पहले ही दिन उसके दिल में भाभी के खिलाफ मैल आता देखकर शमशाद को सुकून सा मिल रहा था। तेरा तो ख्याल है माँ जाहिल है, बक बक करती है, जल्ली है, अपने आप को बड़ी लायक फाइक समझती है ना तू। करके देख ली मनमानी। अब बता, मैं ना कहती थी पक्की उम्र की बाल बच्चे वाली औरत ना घर में ला। इसे पता है कि कैसे खसम को काबू करना है। माँ के कहने पे हल्की उम्र की कुड़ी लाती जो माड़े घर की होती, पढ़ी लिखी भी ना होती, फिर देखती कैसे अब तक घूंघट निकाल कर बैठी होती। इसने तो आते ही मर्द की दौड़ लगा दी। परवीन सख्त कबीदा दिल लिए सुस्त कदमों के साथ अंदर गई। भाई के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर उसके अंदर गुस्से की हल्की सी लहर उठी। वो कुछ सोचकर अंदर आ गई। मुनज़्ज़ा अपने ध्यान में बैठी थी। परवीन को अंदर आते देखकर उसने खैर मकदमी तौर पर मुस्कुराने की हल्की सी कोशिश की, मगर जवाब में परवीन का चेहरा सपाट ही रहा। मुनज़्ज़ा की मुस्कुराहट खुद ब खुद बेजान हो गई। परवीन ने सोई हुई वशमा को गोद में भरा, तब भी मुनज़्ज़ा खामोशी से उसे देखती रही। परवीन वशमा को उठाकर बाहर निकलते निकलते दरवाजे के करीब रुकी और बड़े ठंडे लहजे में कहा, एक बात कहूँ भाभी, अगरचे ये बात कहने के लिए मेरा रिश्ता आपसे छोटा है, मगर उम्र में और शादीशुदा ज़िंदगी के तजर्बे में मैं आपसे बड़ी हूँ। इसलिए ज़रूर कहूँगी कि मर्द से ज़िद लगाना, और वो भी इस इब्तदाई मरहले में, बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। मुनज़्ज़ा की आंखों में तहय्युर सिमट आया। पहली जीत पे इस गुमान में मत रहिएगा कि हमेशा ये मुकाबले की फ़िज़ा आपके हक़ में रहेगी। मर्द मुकाबले पे उतरी औरत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी बात ये कि वादे पे एतबार करना सीखे और वादे के पूरे होने का इंतज़ार सब्र के साथ करना सीखे। वो मुनज़्ज़ा को हक्का बक्का छोड़ के कमरे से निकली तो शमशाद उसी जानिब आ रही थी। पीछे हट, मैं खबर लेती हूँ इसकी। रहने दे अम्मा, मामला और बिगड़ जाएगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ शादी को, और घर में मेहमान भी हैं। फिर भी इस चिलाको मासी को पता तो लगना चाहिए कि वो किसी ऐसे वैसे घर में मत्था नहीं लगा रही। यहाँ वास्ता शमशाद बेगम से पड़ा है इसका। वो आस्तीनों के कफ पलटते हुए अंदर जाकर मुनज़्ज़ा पर पिल पड़ने के मूड में लग रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने सुना दिया है काफ़ी कुछ। तूने? उसे ज़रा एतबार ना आया। मुझे तो नहीं लगता कि तू किसी को कुछ सुना सकती है। मुझे भी सुनाने का कोई शौक तो नहीं, मगर भाईजान की गृहस्थी दोबारा बसाने में बड़ा हाथ मेरा है।
बड़े अरमानों से मैं उनके लिए नई बीवी और वशमा के लिए नई माल आई थी। अब इस गृहस्थी को बरकरार रखने की भी पूरी कोशिश करूंगी ताकि भाईजान अपनी ज़िंदगी में तलखी घुलने का इल्ज़ाम मुझे ना दें। 2 घंटे बाद असगर रीना को लेकर अस्पताल से घर लौटा। अब उसकी तबीयत कुछ संभल ज़रूर गई थी, मगर डॉक्टर के मुताबिक ख़तरा अभी टला नहीं था। एक तो लाख दुआओं के बाद ये खुशी मिलने वाली थी, उस पर भी खौफ और अंदिशों की कोहर में लिपटी हुई। इससे पहले 2 बार ये उम्मीद पैदा हुई, मगर अभी असगर और रीना ढंग से खुश भी ना हो पाए थे कि उम्मीद की ये किरण अंधेरों में डूब गई। इस बार वो हद से ज़्यादा मोहतात थी। शहर की सबसे महंगी और काबिल गायनाकोलॉजिस्ट से मुसलसल राब्ता था। असगर ने भी देखभाल और इलाज में कोई कसर ना रख छोड़ी थी। एक मुलाजमा सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिरदारी के लिए रख दी थी, ताकि उसे किसी काम के लिए पैर भी ज़मीन पर ना रखना पड़े। इसी वजह से 7 महीने गुजर ही गए। चाहे इस दौरान कितनी बार ऐसा लगा जैसे पहले 2 तजर्बों की तरह ये भी, मगर खैरियत रही। आज भी वो ख़तरा टाल के घर पहुँचे थे, आराम से, धीरे से। असगर ने सहारा देकर उसे गाड़ी से निकलने में मदद दी। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें व्हील चेयर ला दूँ। हाँ, ताकि मैं बिल्कुल ही मोहताज होकर रह जाऊँ, उसने जलकर कहा। नकाहत के मारे आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी, मगर अल्फाज भरपूर जहरीले थे। देखो ना, अब ये 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बरामदे तक जाना है। तुम्हें एक एक कदम एहतियात से उठाना है मेरी रानी। उसके लहजे का बुरा माने बगैर असगर ने निसार हो जाने वाले अंदाज में कहा। शाहदा ने रश्क व हसद के मिले जुले तासुरात लिए अपनी आम सी शक्ल सूरत और बड़े ख़ास तौर तरीक़ों वाली तनक मिजाज मालका को देखा। और कितनी एहतियात करूं, अब तो सांस लेते भी डर लगता है। उसके लहजे की तुंदी बेबसी और लाचारी में ढल गई। असगर का बस न चल रहा था उसकी सारी तकलीफ़ें खुद मोल ले। मेरी जान, अब दिन ही कितने रह गए हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार। एक बार मेरा शहज़ादा आ जाए, फिर मैं दोबारा तुम्हें इस तकलीफ़ से गुजरने नहीं दूंगा। असगर और शाहिदा बहुत आहिस्तगी और एहतियात से उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाले आगे बढ़ रहे थे। और अगर शहजादी आ गई तो? रीना के खौफ ज़दा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। असगर उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गया था। तो फिर क्या, शहजादा हो या शहजादी, एक ही वारिस और एक ही जानिशीन काफ़ी है, बस ये तय है। उसने वादा किया या बात बनाई, क्योंकि ये बात डॉक्टर ने सिर्फ उसे ही बता रखी थी कि रीना के पास ये आखिरी चांस है। शादा ने हैंडल पर हाथ रख के घुमाया। बस मैडम, थोड़ा सा हौसला और, रीना की कराह के जवाब में उसने तसल्ली देते हुए कहा, मगर अंदर वसी और अरीज़ हाल पर नज़र पड़ते ही उसका बाकी का फिक्रा मुंह में ही रह गया। यही हाल असगर का था। वो हैरानी से अपने सजे सजाए हाल का ये हशर देख रहा था। भारी सोफे और दीवान घसीट कर दीवारों के साथ लगा दिए गए। सेंटर और साइड टेबल्स भी हटा के एक कोने में ऊपर तले रखी गई थी और फर्श पे सफ़ेद रंग की चादरें बिछी थी। अगरबत्तियां जल रही थी। असगर के दिल पे एक अजीब सी हैबत और दहशत तारी हो गई। रीना भी गूंग बनी, कभी सामने तो कभी असगर को देखती। माहौल की इस तब्दीली की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। साहब जी, ये सब। बिलाखिर शाहिदा ने उस सकूत को तोड़ने में पहल की और उसके साथ असगर भी उस मुंजमद हैरत के असर से बाहर निकल आया। सदीका, नसीबन। उसकी धाड़ के जवाब में वो दोनों अलग अलग कोनों से बरामद ज़रूर हुई, मगर आगे आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फ़क चेहरों के साथ दोनों ही दीवार से लगी खड़ी थी। ये सब क्या है नसीबन? किसने ये वाहियात हरकत की है? वो फिर से गरजा, मगर इससे पहले कि दोनों में से कोई एक हिम्मत करके उसके सवाल का जवाब देती, किचन से शमीम ट्रे उठाए निकली। नसीबन और सदीका दोनों ने गर्दन मोड़ के उसे आते देखा और बहुत कुछ कहती नज़रों से असगर को सारे जवाब दे दिए। शमीम, असगर ने बेयकीनी से उसका नाम दोहराया था, पुकारा नहीं था। पुकार भी लेता तो शायद वो उस वक्त सुनने की हालत में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो। सफ़ेद चादर के वस्त में उसने ट्रे उलट दी। खजूर की गुठलियाँ और चने बिखर गए। वो दोनों हाथों से उन्हें समेट कर ढेरी बनाने लगी। असगर, ये क्या कर रही है? रीना चिल्लाई। शमीम अब हिल हिल के रिक्कत अमेज़ लहजे में कुल शरीफ पढ़ने लगी थी। इस बार असगर से रहा नहीं गया। वो रीना को शाहदा के ऊपर तकरीबन फेंकता हुआ शमीम की जानिब लपका था। अगले ही लम्हे शमीम की चुटिया उसके हाथ में थी और वो बेतहाशा उसे लाते रसीद कर रहा था। अपने होश में ये दूसरी बार था जब वो अपनी बड़ी बहन को यूं पीट रहा था। एक बार तब जब नशे की हालत में उसने शमीम को आधी रात के वक्त टेरेस पे अकेले बैठे देखा था और रीना की इश्तियाल अंगेज़ बातों की वजह से वो खुद पर काबू ना रख पाया था। और दूसरी बार जब वो नशे में धुत नहीं था, लेकिन मुकम्मल होशो हवास में भी नहीं था।
गुस्से और तैश की ज़्यादती ने उसके होशो हवास तलब कर लिए थे। पहली बार के बाद जब वो ज़रा सोचने के काबिल हुआ था तो उसे अपने इस बेरहमाना फ़ेल पर नदामत महसूस हुई थी। वो कई दिन तक शमीम का सामना नहीं कर सका था। उसने खुद से अहद किया था कि वो अब कभी उस पे हाथ नहीं उठाएगा और उसका ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगरचे रीना की मुदाखलत उसे एक भाई की जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाने से रोकती थी, मगर अब उसने कम अज़ कम ये किया था कि शमीम को उसके हाल पे छोड़ दिया था। और आज ये जानते हुए भी कि उसकी ज़हनी हालत मुसलसल अबतरी की जानिब गामज़न है, वो वहशियाना तरीके से उसे पीट रहा था। यहाँ तक कि मुलाजमाओं तक की चीखें निकल गई। उनकी चीखों पुकार से रीना को होश आया। वो अब तक लब भिंचे सफाकी से ये तमाशा देख रही थी, मगर अब उसने बड़ी दिलसोजी से वावेला करना शुरू कर दिया। अरे कोई रोको इसे, कोई रोको, ये होश में नहीं है, बहन को मार डालेगा। शाहदा, नसीबन, इस बेचारी को बचाओ। असगर बस करो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें मेरी कसम, अपने बच्चे की कसम। असगर के हाथ रुक गए। ज़मीन पे औंधी गिरी शमीम ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिखरे बालों वाला सर उठाया। उसके होंठों से खून रिस रहा था और चेहरा सूजा हुआ था। ये सिर्फ चेहरा था जो नज़र आ रहा था, वरना उसकी पीठ पे न जाने ऐसे कितने और निशान बन चुके थे। रीना तक का दिल कांप गया। नसीबन और सदीका असगर के एक जानिब हटते ही लपक के आई और शमीम को संभालने लगी। नसीबन थर थर कांप रही थी, सदीका के तो आंसू भी बह रहे थे। असगर, शमीम के मुंह से एक कराह की सूरत उसके भाई का नाम अदा हुआ। असगर ने चौंक के सर उठाया। उसे अचानक महसूस हुआ था जैसे उसे शमीम ने नहीं, नुसरत ने, उसकी माँ ने पुकारा हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर गुजरता दिन नुसरत से शमीम की मुशाबत को और भी नुमाया करता जा रहा था। शमीम की शक्ल पहले भी माँ से मिलती थी, मगर अब आवाज़ और चाल ढाल तक वही होने लगी थी। खुद से सिर्फ 4.5 साल बड़ी बहन को माँ की शक्ल सूरत में देख के कभी कभी असगर अजीब से रौब में आ जाया करता था। इस वक्त भी उसके दिल की यही हालत हुई। क्यों करती है तू ऐसा? वो रो पड़ा। असगर, मैंने क्या किया? जब मजहर अस्पताल से आया था तब भी चादरें बिछी थी। अब्बा, फिर अम्मी, जो भी अस्पताल से आता है सफ़ेद चादरें बिछती हैं, सोग होता है। तू भी रानी को अस्पताल से ला रहा था, इसलिए मैंने। दर्द की शिद्दत से उससे मज़ीद कुछ ना कहा गया और वह सदीका की गोद में सर डाल के गिर सी गई। मनहूस काली ज़ुबान वाली। रीना का दिल सहम के रह गया सोग वाली बात पे। वो बेतहाशा उसे कोसने लगी। ना करे मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ख़राब हो जाएगी। शाहिदा ने उसे रोकना चाहा। रहने दो रीना, इसे क्या कुछ कहना, ये तो बेचारी। असगर अपने आंसू आस्तीनों के कफ से साफ करता रीना के पास आया। तुम चलो कमरे में, आराम करो। मगर तुमने सुना ये क्या कह रही है? ये हमारे बच्चे को। इसका दिमाग काम ही कब करता है रीना? इसे खुद नहीं पता ये क्या कह रही है। इसकी बात पे ध्यान मत दिया करो। ख्वामखा मैं भी आपे से बाहर हो गया था। तुम चलो। वो शाहिदा के साथ उसे सहारा देकर कमरे में ले जाने लगा। शमीम वही सदीका की गोद में नीम बेहोश पड़ी थी। बैठो तुम, मैं ज़रा। वो उसे लटाकर बाहर जाने लगा। देखो असगर, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। रोज़ रोज़ ये पागलपन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर ये पागल है तो इसे बांध के रखो, किसी पागल खाने में छोड़ाओ, वरना ये अपनी दिल जलाने वाली बातों और हरकतों से मुझे पागल कर देगी। वो पागल नहीं है रीना, बस ज़रा सी। मैं कैसे उसे पागल खाने में छोड़ाऊँ? मेरी एक ही तो बहन है, अब और रहा कौन है? क्यों, मैं कौन हूँ? ये बच्चा किसका है? तुम दोनों तो मेरी ज़िंदगी हो, मगर समझा करो, एक इंसान समझ के ही कुछ एहसास कर लो। ठीक है, फिर उससे कहो ऊपर अपने कमरे तक रहा करे, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करे। मेरा खून खोलने लगता है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। मैं सदीका से कहता हूँ, वो उसे ऊपर तक ही रखा करेगी, उसे नीचे नहीं आने देगी। वो उसे तसल्ली देता कमरे से निकला। सदीका और नसीबन उसे उठाने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। हटो पीछे। उसने शमीम को अपने दोनों बाजू में उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके बिस्तर पर लिटा के सदीका को हदायत देने लगा। इसका ख्याल रखा करो, बिलावजह नीचे ना आने दिया करो, बल्कि आने ही ना दिया करो। नज़र रखो इस पे। रीना की तबीयत ख़राब है, उसे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सदीका का दिल जल के रह गया। बेहोश और ज़ख्मी पड़ी बहन से भी ज़्यादा इस वक्त उसे बीवी की फ़िक्र थी। साहिब, तबीयत तो इसकी भी ठीक नहीं, हिम्मत करके उसने सुना दिया। हालांकि नसीबन ने उसका बाजू भी तंबीहन दबाया था। हाँ, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, वो आके देख जाता है। और हाँ,
कहना सीढ़ियों से गिरी थी। वो हदायत करके मुड़ने को था कि सदीका ने एक और जुर्रत की। साहिब, इसे दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा है। बीबी जी का दिमाग सही काम नहीं करता, ऐसे तो ये पागल हो जाएगी। वो रुका और संजीदगी से कुछ सोचने लगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कल लेकर जाऊंगा इसे। उसने खड़े खड़े फैसला कर लिया और चला गया। तुझे क्या ज़रूरत थी इतना कहने की? अस्कर के जाने के बाद नसीबन ने सदीका को घुरका। एमी बुरा मान गया होता तो? हद छट है, और शराबी भी। शराबी को किसी का लिहाज दीद नहीं होता। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ, अल्लाह का भी डर नहीं है, बंदों का लिहाज क्या होगा। बस बस रहने दे, इतनी हमदर्दी ठीक नहीं। खाते तो हम इनका हैं, अल्लाह का खाते हैं नसीबन। और अगर हम गरीब भी अल्लाह से ना डरें तो कौन डरेगा? हमने तो अल्लाह को ही जान देनी है, इसी ने शायद बीवी को देनी होगी। कब्र में इसका हिसाब लेने भी बीवी नहीं आना होगा। सदीका ने कुड़ते हुए अंदाज में कहा। हर किसी का किया उसके आगे आता है। तू और मैं हमदर्दी करके क्या कर लेंगे? अल्लाह है ना इंसाफ करने वाला। और सच बताऊं, तुझे तो यहाँ आए साल भी नहीं हुआ। मैं सालों से बैठी हूँ, तब जब साहब के माँ बाप भी जिंदा थे। ये शमीम बीबी भी किसी से कम नहीं थी। इसने अपनी भरजाई के साथ, इसके अमाल इसके आगे आ रहे होंगे, बेगम साहिबा के उसके आगे आएंगे। मगर हम जिस जोगे हैं उतना तो करें। सदीका ने उसकी बात काटी और शमीम को टटोलने लगी। मैं सेंक देती हूँ इसे, तू दूध गर्म करके ला। डॉक्टर पता नहीं आता है या नहीं। साहब ने कहा तो है। वो तो यहाँ कहा है, नीचे जाके शायद बीवी कानों में कुछ और फूंक दे। तौबा, उस औरत को इस हाल में भी कोई खौफ नहीं। रोज़ कोई ना कोई तकलीफ होती है उसे, नए से नया मसला। रोते हुए 7 महीने गुजरे हैं, फिर भी उसका दिल मोम नहीं होता। अपने पेट के बच्चे का सर सदका जान के ही नंद को बख्श दे, उसका कोई इलाज वगैरह करवा दे। वो देर तक उसकी गर्म कपड़े से टकोर करते हुए बड़बड़ाती रही। वो परवीन के रवैये और उसकी बातों से सिर्फ उलझी हुई नहीं थी, बल्कि किसी हद तक खौफजदा भी हो गई थी। क्या वही कहानी फिर से शुरू होने वाली है? वही सास, वही नंद। उसे अंदिशों ने आन घेरा। परवीन तो मुझे बहुत मुतहम्मिल मिजाज और प्यार करने वाली महसूस हुई थी, बहुत दोस्ताना फितरत वाली। फिर वो मुझे ऐसी चुभने वाली बातें किस लिए कर गई? क्यों इतना कुछ सुना गई? वो इसी सोच में गुम थी कि सोहा की आवाज़ पे चौंक गई। मामा। उसने बेयकीनी से देखा। सोहा, जिसे उसके ख्याल के मुताबिक इस वक्त भाईजान के घर पे होना चाहिए था, उस नए और अजनबी घर में उसके सामने मौजूद थी। वो अपने मिक्की माउस वाले नाइट पजामा सूट में मलबूस थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोते में उठ के आई हो। सोहा, मेरी जान। उसके बाजू फैले और वो उनमें यूं समा गई जैसे सालों बाद मिल रही हो। मुनज़्ज़ा ने चटाचट उसके माथे, हाथों और गालों के बोसे लेने शुरू कर दिए। मामा, आप रात को कहाँ थी? आप घर पे क्यों नहीं आई? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या अब आप यहीं रहेंगी मामा? उसे इस दौरान सोहा के सारे सवाल सुनाई दे रहे थे, मगर जवाब देने की फुर्सत किसे थी। वो तो अपनी सदियों की उदासी मिटा रही थी। कमरे में दाखिल होते नवीद मुराद ने यह मंजर देखा और बोझल आवाज़ में जवाब दिया। हाँ, अब यही आपकी मामा का घर है, वो यहीं रहेंगी और आप भी। मुनज़्ज़ा ने गर्दन उठा के नवीद को देखा और बेसाख्ता सोहा से ज़रा परे हट गई। मामा, ये अंकल मुझे मामू के घर से लाए हैं। सोहा की इत्ला पे वो चौंकी। उसका ख्याल था कि रात भर सोहा ने उसकी गैर मौजूदगी की वजह से वो तूफान खड़ा किया होगा कि भाईजान उसे यहाँ लाने पर मजबूर हो गए होंगे। मगर नवीद उसे यहाँ लेकर आया था। ये अमर बाइस से हैरत था। वो इतने हैरान हुई कि इस मेहरबानी की वजह दरियाफ्त करना तो दरकिनार, शुक्रिया तक अदा करना भूल गई। मामा, ये अंकल कौन है? वो चुप रही। समझ में न आ रहा था कि सोहा के इस सवाल का क्या जवाब दे। बज़ाहिर अलमारी से अपने कपड़े निकालता नवीद मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़ा की जानिब से अपनी बच्ची के इस सवाल के जवाब का मुंतज़िर था। मामानी कह रही थी कि ये तुम्हारे बाबा हैं। मामा, क्या ये मेरे बाबा हैं? वो अब भी चुप रही। नवीद मुराद के दिल को धक्का सा पहुंचा। उसने मुनज़्ज़ा के इस घर में कदम रखते ही अपनी बेटी से उसका तारुफ एक माँ के तौर पर कराया था। इसलिए सोहा के सवाल पर मुनज़्ज़ा की मानी खेज खामोशी उसे खल रही थी। उसने झुंझला के ज़ोर से अलमारी के पट बंद किए। बताए ना मामा, ये पापा हैं? पापा? ये वशमा की आवाज़ थी। वो कमरे में दाखिल होते ही बाप को पुकारती उसकी जानिब लपक रही थी, मगर मुनज़्ज़ा पर नज़र पड़ते ही ठिठक के रुक गई। उसकी स्याह चमकती आंखों में इश्तियाक भरी मुस्कुराहट छलक रही थी। ये मामा हैं।
उसने रात को बाप का पढ़ाया हुआ सबक दोहराकर खुद को याद दिलाया। अब वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ रही थी। मुनज़्ज़ा ने उसे देखकर मुस्कुराना चाहा। ये मेरी मामा है। उसके करीब आते ही सोहा को जैसे खतरे का एहसास हुआ। उसने वशमा से चिल्ला के कहा। वो सहम के वहीं रुक गई। पापा, रूहान सी आवाज़ में उसने बाप को पुकारा। बुरी बात सोहा, छोटी सी बहन है। मुनज़्ज़ा ने सरजनिश की। नवीद ने आगे बढ़ के वशमा को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। मुनज़्ज़ा के अंदर खालीपन और फैल गया। ये मंजर कितना जाना पहचाना लग रहा है। सोहा भी तो इसी उम्र की थी जब उसने बाप को खोया था। मजहर भी उसका एक भी आंसू निकलने पे यूं ही बेचैन हो जाया करता था। उसे ऐसे ही गोद में भर के सीने से लगा लिया करता था। और कितने साल हो गए हैं मेरी सोहा को बाप के सीने से लगे। वो तो भूल भी चुकी है कि बाप के सीने की हरारत कैसी होती है। उसके हाथों में, उसकी गोद में जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है वो कैसा होता है। उसने सोहा को देखा जो नवीद की जानिब ही देख रही थी। मुनज़्ज़ा को उसकी आंखों में महरूमी और तशनगी नज़र आई। उसने बेसाख्ता उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ये औरत कैसी माँ है? नवीद ने उसे बेटी से लाड करते देखकर सोचा। क्या माँओं के दिल इतने तंग होते हैं? क्या माँ सिर्फ अपनी औलाद की माँ होती है? अगर वो अपनी बेटी के साथ साथ इस मासूम को भी बाजू में ले ले तो क्या उसकी ममता में कोई कमी हो जाएगी? मगर शायद इसने दिल से ना मुझे कबूल किया है ना मेरी बेटी को, वरना अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कायम करने में इतना ना हिचकिचाती। क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या ये कि वो अब तक अपने पहले शोहर को नहीं भुला पाई? हाँ, यही वजह हो सकती है। ये साजदा नहीं है जिसके कोरे दिल पे सिर्फ मेरा राज था। इसके दिल पे जो शबी है उसे शायद मैं उम्र भर धुंधला ना कर पाऊँ। वो दोनों एक ही कमरे में मौजूद अपने अपने पुराने रिश्ते को सीने से लगाए उस नए रिश्ते को अलग ढंग से सोच रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था मिस्टर असगर कि आपकी वाइफ का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनका बीपी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंट्रोल में नहीं रहा। इसके अलावा भी इन्हें बहुत से प्रॉब्लम्स थे। इसी वजह से पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। अब हम लास्ट होप के तौर पर इनका ऑपरेशन कर रहे हैं। अब दुआ कीजिए कि हम माँ और बच्चा दोनों को बचा सकें। ठीक 2 दिन बाद वो उसी हालत में एक बार फिर रीना को लेकर अस्पताल गया था और डॉक्टर ने उसकी हालत के पेश नज़र फौरी ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया। मगर डॉक्टर साहिबा, अभी तो तकरीबन 1.5-2 महीने बाकी हैं। इतनी जल्दी ऑपरेशन, ये ख़तरनाक तो नहीं होगा? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। है तो सही, मगर ज़्यादा इंतज़ार करना और ख़तरनाक होगा। 1.5-2 महीने बहुत दूर की बात है। अभी हम कम अज़ कम माँ की जान तो बचा सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब, असगर की आवाज़ लड़खड़ा गई। आपने बताया था कि रीना के दोबारा माँ बनने के चांसेस बहुत कम है। कम है, नामुमकिन नहीं। दरअसल इसे कुछ पेचीदगियों का सामना है, मगर साइंस में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है। हो सकता है मुकम्मल इलाज के बाद आइंदा कुछ सालों में वो फिर से माँ बन जाएं, मगर फ़िलहाल इनकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद होते ही असगर अकेला हो गया। आज उसे शिद्दत से अपनों की कमी महसूस हो रही थी, एक ख़ानदान की कमी। रीना की मोहब्बत में खोकर वो हमेशा ख़ुद को यह हसीन धोखा देता रहा कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है, अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। मगर आज उसे ये एहसास हो रहा था कि वो कितना अकेला, कितना तन्हा और कितना बेबस है। आज उसकी माँ होती तो यहाँ मसल्ला बिछाए बहू के लिए ना सही, अपने होने वाले पोते और पोती के लिए दुआएं मांग रही होती। बाप होता तो कुछ सदका खैरात करता। भाई होता तो आज अस्पताल में दौड़ धूप कर रहा होता। भाभी होती तो रीना को संभाल रही होती। यहाँ जितनी औरतें ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार थी, सबके इर्द गिर्द यही रिश्ते थे। इस वक्त एक रीना थी जो अकेली थी। न ससुराल में कोई बाकी रहा, न मैके से वो कोई रिश्ता लेकर आई थी। असगर अकेला ही एक सांस में 100 दुआएं मांगने लगा। उसकी दुआएं शायद मुकम्मल कबूलियत के दर्जे तक ना पहुंच सकी। 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद रीना की ज़िंदगी तो बचा ली गई, मगर उसका 7 माह का बच्चा ना बचाया जा सका था। 1 हफ्ते के बाद वो उसे अस्पताल से घर लेकर जा रहा था। दिल बेहद भारी हो रहा था। अपने बच्चे से जुदाई के एहसास के साथ साथ इस राज का वज़न भी था कि आइंदा रीना के माँ बनने के इम्कानात बहुत कम हैं। रीना के आंसू सारे रास्ते खुश्क ना हुए। बस करे मैडम, तबीयत ख़राब हो जाएगी। शाहिदा किसी रट्टू तोते की तरह बार बार एक जुमला दोहराए जा रही थी। तुम तो चुप करो खुदा के लिए। असगर ने चिढ़ के उसे डपटा। किसी न किसी तरह भड़ास तो निकालना ही था। इसे चुप कराओ। उस काली जुबान वाली चुड़ैल को चुप ना कराना।
उसी ने नहुसत फैलाई थी। याद नहीं कैसे उस दिन सफ़ेद चादरें बिछा के सोग मनाने बैठी थी। जादूगरनी, डाइन, पता नहीं रात भर जाग जाग के कौन से मंत्र फूंकती रहती है। असगर, गाड़ी रोके, मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। वो चिल्लाई। कैसी बातें कर रही हो रीना, वो तुम्हारा घर है, वहाँ नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? किसी अंधे कुएं में छलांग मार दूंगी, मगर वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ तुम्हारी भुतनी बहन का साया है। वो घर नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की रूहों का असेब ज़्यादा खंडर है। मुझे वहाँ नहीं जाना। एक एक करके सब मरते जा रहे हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं, मेरा बच्चा भी। वो फूट फूट कर रोने लगी। एक दिन मैं भी मर जाऊंगी, मुझे नहीं मरना असगर, मुझे वहाँ लेकर मत जाओ। असगर गाड़ी सड़क के एक जानिब रोककर सर थाम के बैठ गया। मुनज़्ज़ा, मेरे कपड़े निकाल दो, खाना अभी मत लाना, भूख नहीं है। वशमा कहाँ है? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अम्मा का ख्याल रखा करो, उन्हें शुगर है, मीठा मत खाने दिया करो। ये थे वो चंद मखसूस जुमले जो इन 1.5-2 माह में नवीद मुराद ने उससे वक्तन फ़वक्तन दोहराए थे। महज चंद सवालात, चंद हदायत, और इनके जवाब भी वो जिस हद तक मुख्तसर अल्फाज में दे सकती थी उसने दिए थे। जी, नहीं, अच्छा जी। सोहा के यहाँ आने के बाद कम अज़ कम वो इस गैर यकीनी कैफियत से तो बाहर निकल आई थी कि आया वो कभी सोहा से इस तरह मिल पाएगी या नहीं, जैसे एक माँ पूरे हक से अपनी औलाद से मिला करती है। उसे इस ख्याल से ही वहशत होने लगती थी कि अब मैके जाने पे वो एक मेहमान की हैसियत से उससे मिला करेगी, और वो भी कभी कभार। उसे डर लगता था कि ऐसे तो कुछ ही अरसे में सोहा के दिल से माँ की वो कशिश ख़त्म हो जाएगी जो एक छोटे बच्चे के दिल में होती है। रफ्ता रफ्ता वो उसके बगैर रहना सीख जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मजहर के बगैर रहना सीख गई थी। तो क्या सोहा अब बाप के बाद माँ को भी खोने वाली है? ये ख्याल उसे लर्जा देता था। मगर जब से नवीद ने सोहा को एक बिन मांगे तोहफे की तरह लाकर उसकी गोद में सजाया था, वो हल्की फुल्की हो गई थी। उसके दिल में उस शख्स के लिए एक ख़ास तरह के जज्बात पैदा हो गए थे, जो शख्स एक मजबूरी का बंधन लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। मगर ये जज्बात मोहब्बत या उनसियत के नहीं थे, एहसान मंदी के थे, और इसी एहसान मंदी के जज्बे से मगलूब होके वो शऊरी और गैर शऊरी तरीके से वशमा को वो तवज्जो देने लगी थी जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो सोहा के अलावा किसी और को नहीं दे सकती। वशमा भी शायद मोहब्बत और प्यार को तरसी हुई थी, चंद ही दिनों में उससे मानूस हो गई। वो उम्र के उस दौर में थी जब बच्चे को सगे सुतेले अपने पराई की पहचान नहीं होती। उसने माँ का साया तक महसूस ना किया था। उसे बताया गया था कि ये तुम्हारी मम्मा है, और उसने दिलो जान से मान लिया। वो मुनज़्ज़ा से इतनी चिपकी रहती थी कि कभी कभी मुनज़्ज़ा को भी घबराहट होने लगती थी। अलबत्ता नवीद इस सूरत हाल से बेहद मुतमईन था, और अपनी बेटी को नई माँ के गिर्द मंडलाते और ज़बरदस्ती लाड उठवाते देखकर तस्कीन हासिल करता रहता। मामा से खाना खाऊंगी, मामा सुलाएंगी, मामा पोनी बनाएंगी। वो मामा के नाम की तस्बीह पढ़ती रहती और वो निहाल होता रहता। दिल में जो हल्का सा खदशा था वो निकल चुका था। खुद उसका रवैया सोहा के साथ नॉर्मल था, ना बहुत खुश्क ना निसार होने वाला। शायद इसकी बड़ी वजह सोहा ही थी। वो खुद भी उससे अलग अलग दूर दूर ही रहती थी, ये उसके मिजाज में भी शामिल था। मुनज़्ज़ा ने ससुराल में बेवकी के साल बहुत फूंक फूंक कर गुजारे थे। बावजूद नुसरत की हौसला अफजाई के उसने सिर्फ रीना के खौफ से सोहा को समेट समेट कर रखा कि कहीं उसका बेज़रर वजूद उसे न खटके। अगरचे असगर भतीजी को बेहद चाहता था, मगर उसने हमेशा ये कोशिश की कि सोहा इस मोहब्बत की आदी ना हो जाए और रीना चचा भतीजी की इस मोहब्बत को बर्दाश्त ना कर सके। अगरचे उसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद रीना वो करके रही जिसका अंदेशा मुनज़्ज़ा को था, मगर इन सब का असर ये हुआ कि सोहा सिवाय माँ के किसी के करीब ना हो सकी। मामू के घर आने के बाद भी नहीं, और नवीद मुराद को वो वैसे ही सहमी नज़रों से देखती रहती थी। उसे ये शख्स अच्छा नहीं लगता था जो उसकी मामा को अपने घर ले आया था, और वो भी उससे चोरी चोरी छुपा के, और फिर उसी वजह से उसे भी यहाँ आना पड़ा। हालांकि ये घर उसे ज़रा पसंद न था, जहाँ उसकी मामा सिर्फ उसके साथ एक अलग कमरे में नहीं रहती थी। उसकी मामा उस अंकल के साथ रहती थी, और उसे उन बूढ़ी घुसीली सी आंटी के साथ कमरे में रहना पड़ता था, जो उसे सख्त बुरा लगता था। गंदा सा कमरा और गंदी सी बूढ़ी आंटी, जिसके बारे में मामा ने कहा था कि उन्हें दादो कहना है, मगर जब पहली बार उसने उन्हें दादो कहा तो वो तेज़ लहजे में बरस पड़ी। परामर, आई वड्डी दादो कहने वाली, तेरी दादी को कब के कीड़े पड़ चुके हैं, मैं कहाँ से तेरी दादी हो गई। लो जी, नवे नवे रिश्ते, मैं तो एक नूं ब्याह के लाई थी, इधर पूरी जंज ने रिश्तेदारी बांध ली।
वो सहम के दीवार से लग गई। उस कमरे में वो बच्ची भी रहती थी, वशमा, बड़ी प्यारी, बिल्कुल गुड़िया सी। उसे दूर से देखने पे अच्छी लगती थी, मगर फिर उसे जल्द ही उससे नफरत सी महसूस होने लगी। वो सारा दिन उसकी मामा से चिपकी रहती थी, उन पे हक जिताती थी। कभी कभी उसे सख्त गुस्सा आता। मामा, इसे उतारे गोद से, परे फेंके। उसकी मामा घबरा के इधर उधर देखने लगती, उसके मुंह पे हाथ रख के चुप रहने का इशारा करती। मुझे भी प्यार करे ना, वो फरमाइश करती। मामा झुक के फौरन उसके माथे पे प्यार करती। उसकी तसल्ली फिर भी ना होती। इसे उतार के। उसे ज़रा अच्छा ना लगता कि मामा प्यार तो उसे कर रही है, मगर सीने से उस बच्ची को लगा रखा है। सोहा का ये हुक्म सुन के वशमा मारी जिद के मुनज़्ज़ा से और भी ज़्यादा लिपट जाती। मामा, इसे उतारे गोद से, मुझे लें। तुम बड़ी हो गई हो सोहा, नई इत्ला मिलती। कोई नहीं, मैंने गोदी आना है, नहीं तो इसे भी उतारे, ये भी बड़ी है। मगर मामा उसकी बातों पे घबरा जाती, डर के इधर उधर देखती कि किसी ने सुन तो नहीं लिया। एक तो वो बूढ़ी हर वक्त मामा को घूरती रहती थी। उसे लगता मामा वशमा को गोद से उतारना तो चाहती है, मगर डरती हैं, शायद बूढ़ी आंटी से। तब उसका दिल चाहता जाके उस गंदे कमरे वाली गंदी आंटी को ज़ोर ज़ोर से मारे। ऐसा वो कर नहीं सकती थी, मगर एक दिन उसने अपनी तरफ से इसका तोड़ निकाल ही लिया। आप ऑमलेट लेंगे या फ्राई अंडा? उसने नाश्ते के लिए बैठे नवीद मुराद से पूछा। उससे पहले शमशाद बेगम बोल उठी। अब जब वो कुर्सी पे बैठ गया है तो पूछ रही है। मैंने तो सुना था कि कॉलेजों में पढ़ी लिखी लड़कियां बड़ी सियानी होती हैं, पर तुझे इतनी अकल नहीं कि क्या खाना है क्या पीना है, ये पहले पूछने वाली बातें होती हैं। अब तो बनाने बैठेगी तो वो इंतज़ार करता रहेगा। अम्मा, एक अंडा फ्राई होने में कितनी देर लगेगी भला? नवीद ने माँ का एतराज़ ख़त्म करना चाहा, मगर उसे नहीं पता था कि वो बहस का आगाज़ कर रहा है। हाँ, अब बीवी का ख्याल करके कह दिया, चाहे दिल ऑमलेट पराठा खाने को कर रहा हो, मगर इसे सुख देने के लिए अब अंडा डबल रोटी खाएगा। अगर आपने ऑमलेट खाना है तो बता दे, देर नहीं लगेगी। मैंने प्याज वगैरह काट के रखी है, सिर्फ अंडा डाल के फेंटना है। मुनज़्ज़ा ने शमशाद को नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त नवीद से कहा। यह बात शमशाद बेगम को और तपा गई। बड़ा काम किया है, अगर इसने ऑमलेट ना खाया तो प्याज तो ज़ाया हो गई ना, इतनी महंगी प्याज है, वो दोपहर का खाना बनाने के काम आ जाएगी। मुनज़्ज़ा के तुरंत दिए जवाब पे और ख़ास तौर पे जवाब देते ही किचन की तरफ मुड़ जाने ने तो उसे गोया आग ही लगा दी। देखी है इसकी ज़ुबान, मर जानी, कमीनी, जलील। सोहा ने तड़प के उसे देखा। गंदे कमरे वाली गंदी बूढ़ी आंटी की आदतें भी गंदी थी और बातें भी। बस भी करो अम्मा, क्या सुबह सुबह, नवीद बदमज़गी से बड़बड़ाया। मुनज़्ज़ा ने खामोशी से नाश्ता लाकर उसके सामने रखा। उबला अंडा किसके लिए है? शमशाद बेगम की तेज़ नज़रों ने नाश्ते का जायज़ा लिया। वो सोहा के लिए, मुनज़्ज़ा ने चोर लहजे में आहिस्ता से कहा। ये 4 अंडों का ऑमलेट बना तो है, उबालने की क्या ज़रूरत थी? क्या हो गया है अम्मा आपको, एक अंडा ही तो है। नवीद के माथे पर वाज़ह शिकने नमूदार हुई। यही बात मुनज़्ज़ा को सहारा देती थी कि कम अज़ कम उसका दिल सोहा के मामले में तंग नहीं है, मगर शमशाद बेगम की बातें बर्दाश्त करना भी कभी कभी हद से बाहर लगने लगता था। बात एक अंडे की नहीं है नवीदे, इंसाफ की है। अल्लाह रखे हमारे घर में रिस्क की कमी नहीं, एक छोड़ 10 यतीमों को बिठाकर खिला सकते हैं। उसकी ये बात मुनज़्ज़ा के दिल में तीर की तरह लगी, मगर नवीद ने इस पे भी ऐसे ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जैसे माँ के बाकी 2 फ़िक्रों पर कर चुका था, यानी चंद नागवार शिकने और बस। हाँ, ये मज़हर तो नहीं जो मुझे पहुँचने वाले दुख पे पागल हो जाए और दुख पहुँचाने वाले पे पिल पड़े, मेरे आगे सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा हो जाए। नुसरत और शमीम के जहरीले से जहरीले फ़िक्रे भी मुझ तक पहुँचते पहुँचते रुई से हल्के हो जाते थे, क्योंकि उनसे निपटने के लिए मज़हर जो था। एक बार फिर मज़हर के ना होने के एहसास ने उस पे हावी होना चाहा। इस बार वो इस ख्याल को किसी ममनुआ चीज़ की तरह झटक न सकी। लेकिन जिधर इंसाफ ना हो उधर तो शमशाद बोलेगी, छप्पड़ फाड़ कर बोलेगी। अगर इसने अपनी बेटी के लिए अंडा उबाला है तो वशमा के लिए भी उबालती, उसका ज़्यादा हक बनता है। नवीद बेजारी से आखिरी लुकमा खाते ही उठ गया। या अल्लाह, इतनी छोटी सोच, उसने बेबसी से सोचा और वजाहत पेश की। वशमा उबला अंडा नहीं खाती। तुझे ज़्यादा पता है, खाती है वो, मैं खुद खिलाती रही हूँ। शमशाद से अपनी बात रद्द किए जाना बर्दाश्त न हुआ। मगर मैंने कई बार दिया, उसने खाने से इनकार कर दिया।
प्यार से देती ना, मगर तू क्यों प्यार से देगी? प्यार तो सारा सगी के लिए बचा रखा है, सौतेली के पल्ले क्या है? नवीद अब अपनी चाबियां और वॉलेट उठा चुका था। प्यार से खिलाए माँ तो बच्चे सूखी रोटी भी खा लेते हैं। तेरे हाथों से नहीं खाया होगा उसने, मैं देती तो खा लेती। अब नवीद बगैर किसी को सलाम किए घर से निकल रहा था। मुनज़्ज़ा को ये कमज़ोर सहारा भी दूर जाते देखकर अपना आप अकेला पड़ता महसूस हुआ। फिर उसने अकेले ही मज़ाहमत का सोचा। वो मेरे ही हाथों का ऑमलेट खा लेती है और बड़े शौक से खा लेती है। जादूगरनी। शमशाद को फौरी तौर पे कोई जवाब न सूझा तो सिर्फ ये खिताब दे सकी। सोहा ने गुस्से से घूर कर देखा तो किचन में जाती मुनज़्ज़ा की पुश्त को कीनातोज़ नज़रों से घूरती शमशाद की शक्ल उसे अजीब सी लगी। वो कहानियों की किताबों में छपी चुड़ैल की तस्वीर जैसी लग रही थी। सोहा को ये सोचकर ही हंसी आ गई। मामा को चुड़ैल कह रही है और खुद हंसल और ग्रेटल को पकड़कर कैद करने वाली चुड़ैल जैसी है। वो ये सोचकर मज़े ले रही थी और शमशाद बड़बड़ा रही थी। ज़माना भुगत के आई है, चालाक क्यों ना होगी? जवान जहान खसम खा के बैठी है, तगड़ी तो होगी। खैर शमशाद ने भी कम ज़माना नहीं भुगता। तेरे जैसों को आगे लगाना बड़ी अच्छी तरह आता है, सारे कसबल निकाल दूंगी। फिर उसने बैठे बैठे हंसती सोहा को घूरा। तेरे कसबल निकालूंगी और तेरी छोकरी के दांत। सोहा ने सहम कर सर झुका लिया। चल ठूसी अंडा, बैठी क्यों है? बाप का माल है, उड़ा। शमशाद ने उस पर भड़ास निकाली। सोहा ने डरते डरते अंडा खाना चाहा मगर वो उसके हलक में फंस के रह गया। वो हमेशा ज़्यादा दूध वाली चाय के साथ उबला अंडा नाश्ते में लेती थी, सो अब चाय के बगैर अंडा हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा था और चाय अभी तक नहीं आई थी। मामा। मुंह में रखे अंडे के साथ बेहद कमज़ोर सी आवाज़ के साथ उसने माँ को पुकारना चाहा मगर ये आवाज़ उसके अपने कानों तक बमुश्किल पहुंची। मामा। इस बार उसने ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकारा। वो मुनज़्ज़ा को बुला रही थी मगर उसकी खौफज़दा निगाहें सामने बैठी शमशाद पे टिकी थी। मामा, मामा। इस बार उभरने वाली ये आवाज़ वाज़िया और बुलंद थी मगर ये आवाज़ सोहा की नहीं, वशमा की थी। वो जागते ही मुनज़्ज़ा को पुकारते हुए कमरे से निकली थी। दादी सदके, इधर आ सोनिए। शमशाद ने उसे साथ लिपटाना चाहा मगर वो मचल के उसकी गिरफ्त से निकली। मामा पास जाना है, जा मर फिर। शमशाद ने खिफ़्फ़त से दो चार होते हुए आहिस्ता से कहा तो सोहा को बेहद लुत्फ़ आया। वशमा गिरते गिरते बची थी। उसी असना में मुनज़्ज़ा सोहा के लिए चाय लेकर किचन से निकली तो वशमा को बसोरते देखा। अरे क्या हुआ वशमा? तेरी जान को रो रही है कब से, आवाज़ नहीं आई तुझे? हाँ आती कैसे, सगी औलाद थोड़ा ही है। मुनज़्ज़ा सास की बात नज़रअंदाज करती वशमा को चुप कराने लगी। दादों ने गिराया है, उसने रोते हुए बताया तो मुनज़्ज़ा ने हैरत से देखा। शमशाद बेगम गड़बड़ा गई। हाय हाय, मैं क्यों गिराने लगी? तौबा, ज़रा सी छोकरी और सगी दादी पे इल्ज़ाम धरती है। लफ्ज़ सगी तो जैसे उसकी ज़ुबान पे धरा रहता था। सब इस नई आने वाली की तरबियत है, इसकी तरबियत और इसकी लड़की की सोहबत, वरना छोटी सी बच्ची ये चालाकियाँ क्या जाने। हाय नवीद, तेरी ही औलाद तेरी माँ के खिलाफ कर दी इस औरत ने। वो वावेला मचाते हुए उठ खड़ी हुई। परवीन को बताती हूँ उसकी ज़िद ने क्या रंग दिखाया है। बड़ा शौक था उसे नई बरजाई लाने का, खुद निपटे अब आकर। वो परवीन को फ़ोन करने उठी और मुनज़्ज़ा का दिल घबराने लगा। परवीन के साथ गुज़िश्ता दो चार मुलाकातें ख़ास खुशगवार न थी। अब भी अगर वो माँ के बुलाने पे आ जाती तो। बुझे दिल के साथ वो दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। सोहा ने नाश्ता ख़त्म किया और शमशाद के कमरे की तरफ देखा। वो फ़ोन कान से लगाए ऊंची आवाज़ में परवीन से बातें कर रही थी। फिर उसने गर्दन मोड़ के मुनज़्ज़ा को देखा जिसे वशमा ने मुसलसल बातों में लगा रखा था और वहीं छोटी टेबल पे पराठा सामने रखे बैठी थी और ज़िद कर रही थी कि मुनज़्ज़ा ही हर निवाला उसके मुंह में डाले। मुनज़्ज़ा काम के दौरान उसकी ये ज़िद भी पूरी कर रही थी और सोहा को पता था कि आदत के मुताबिक शमशाद जैसे ही फ़ोन से फारिग होगी फिर उसकी मामा के सर पर सवार हो जाएगी और ऐसी ऐसी बातें करेगी जिनको सुनकर मामा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो चुपके से उठी और शमशाद के कमरे के आध खुले दरवाजे को आहिस्तगी से पूरा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। ऊंची आवाज़ में बातें करने या दूसरे अल्फाज में मुनज़्ज़ा नामा बयान करने में मगन शमशाद को कतई पता न चला। सोहा चुपके से अपनी जगह पे आके बैठ गई। सोहा बेटा, वशमा का ख्याल रखना, मैं धुले कपड़े ऊपर छत पे फैलाने जा रही हूँ।
चावल दम पे लगा के वो धुले कपड़ों का ढेर उठाए ऊपर चली गई, जो सुबह नाश्ते से भी पहले धोकर रखे थे। मगर चूंकि उन्हें फैलाने के लिए तीसरी मंजिल पर जाना था, इसलिए वो किचन के कामों से फरागत का इंतजार कर रही थी। ठंडी चाय का आखिरी घूंट लेते ही सोहा ने शमशाद के कमरे के दरवाजे को एक झटका लगते देखा और फिर जोरदार तरीके से एक और झटका। आओ कमरे में चल के खेलें, सोहा ने वशमा की उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हुए कहा। अब वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जा रहा था और वशमा अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से खुद से 2-3 साल बड़ी सोहा को देख रही थी, जिसके साथ खेलने को उसका दिल तो बहुत चाहता था, मगर उससे डर भी बहुत लगता था, क्योंकि वो ना तो उसे प्यार करती थी, ना उसके बुलाने पे उसके किसी खेल में हिस्सा लेती थी। दरवाज़ा खोलो, किस मर जाने ने कुंडी लगाई है, खोलो दरवाज़ा। अब अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वशमा ने कमरे में जाते जाते मुड़ के देखा। दादो, उसने कहना चाहा, मगर सोहा ने उसे अंदर खींचकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। लानतियों, मर गए हो सारे के सारे, मुझे अंदर बंद करके कौन सा यार घुसा लिया है तूने। ओ लोगो, देखो, निकालो मुझे यहाँ से। वो दुहाइयाँ देती रही। तीसरी मंजिल की छत पर मौजूद मुनज़्ज़ा को उसकी हल्की हल्की आवाज़ तो आ रही थी, मगर उसने ख़ास तवज्जो इसलिए नहीं दी कि शमशाद आम तौर पे इतनी ही ऊंची आवाज़ में बातें करती थी। उसने सोचा बच्चियाँ मिलके खेल रही हैं, उनके शोर से तंग आकर बोल रही होंगी। मगर जब उसके साथ साथ दरवाज़ा पीटने और चीज़ें गिरने की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, तो वो तशवीश में मुब्तला हो गई। अल्लाह खैर, कहीं गुस्से से पागल तो नहीं हो गई, उसने ये सोचा और बाकी के कपड़े वहीं छोड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी। कहीं सोहा को तो पीटना नहीं शुरू कर दिया। एक और ख्याल ने उसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ की, मगर उसके नीचे पहुंचने तक शमशाद कमरे की चीज़ें उठा उठा के दरवाजे पर मारने के साथ परवीन और नवीद दोनों को फ़ोन कर चुकी थी और अपने कमरे में बंद किए जाने का सानहा रो रो के बता चुकी थी। मुनज़्ज़ा बिजली किसी तेज़ी के साथ शमशाद के कमरे की जानिब बढ़ी और दरवाजे पर नज़र पड़ते ही जैसे पत्थर की मानित साकित हो गई। उसने एक नज़र सामने वाले कमरे पर डाली, जिसका दरवाज़ा भी बंद था, और फिर गहरी सांस लेते हुए कुंडी खोलने लगी, ये जानते हुए भी कि दरवाज़ा खुलते ही सैलाब का रुख उसकी जानिब हो जाएगा और कोई अजब नहीं कि दरवाजे पे मारी जाने वाली चीज़ों का हदफ अब वो हो। इस बार शायद कोई भारी चीज़ शमशाद ने उठाकर दरवाजे पर मारी थी, कोई कुर्सी या छोटी मेज़ वगैरह, और उस अगले ही लम्हे मुनज़्ज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया। बिखरे बालों के साथ हांफती कांपती शमशाद बेगम अपनी लाल आंखों समेत उसके सामने थी। तेरी ये हिम्मत! देखो असगर, कितने प्यारे कपड़े हैं, नर्म और मुलायम। वो नन्ही नन्ही फ्राकू और पजामा सूट्स पे प्यार से हाथ फेरते हुए कह रही थी। रख दो इन्हें रीना, क्यों बार बार दुखी होती हो और मुझे भी करती हो। असगर को वाकई बेहद तकलीफ हो रही थी। सारे कहते थे कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, पता चल जाएगा लड़का है या लड़की, फिर कपड़े वगैरह ख़रीदना, ऐसे मत पैसे ज़ाया करो। मगर मैंने भी कहा, बच्चे पे पैसे खर्च होते हैं, ज़ाया नहीं होते। हमारे पास है पैसा तो क्यों ना ले चीज़ें। और मैं नहीं करवाती अल्ट्रासाउंड। कितना मज़ा आएगा जब डॉक्टर बताएगा कि मुबारक हो मिस्टर भट्टी, आपके यहाँ बेटा हुआ है, या मुबारक हो प्यारी सी बेटी हुई है ना असगर। सस्पेंस में भी कितना मज़ा है। वैसे असगर, तुम्हें बेटा चाहिए कि बेटी? जवाब में असगर ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो पलके झपक के अपने आंसू पीने लगी। फिर अगले ही लम्हे खुद पे काबू पाते हुए कहने लगी, मैं तो भूल ही गई, वो बेटा था हमारा। हाँ, पता चल तो गया था, मगर तब जब वो ना रहा, मुझे डॉक्टर ने बताया, ये नहीं कहा कि मुबारक हो आपको बेटा हुआ है, बल्कि ये कहा कि आपका बेटा। उसकी आवाज़ फिर कपकपा गई। असगर ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा था और उससे देखा न जा रहा था। बहरहाल उसने रीना को दिलो जान से चाहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, उसने पलकों पे आए आंसू फिर से पीछे धकेले, अब तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? अब? असगर ने अचंभे से उसे देखा। हाँ, अब दोबारा, अगली बार। वो मुस्कुराई। बताओ ना, इस बार तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? छोड़ो ये बातें रीना, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। असगर ने उसके हाथ लबू से लगा लिए। चल झूठे, क्या मैं नहीं जानती तुम्हें बच्चे कितने अच्छे लगते हैं? अपने भाई की बेटी से कितना प्यार करते थे तुम, कैसे गोद में उठा के चूमते चाटते रहते थे, अब भी अक्सर याद करते हो। वो तो बस भाई की औलाद जो हुई, अपना खून, तो फिर अपनी औलाद से कितना करोगे? मेरा तो दिल चाहता है मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हो, हर एक को भाई भी मिले और बहन भी। एक लड़का और एक लड़की हुई
तो हमारे तो बेटे और बेटी दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मगर हमारे इकलौते बेटे और इकलौती बेटी को रीना कोई और बात करते हैं। चलो घूमने चलें, या फिर काफ़ी दिन से तुमने मार्केट का चक्कर नहीं लगाया, आओ शॉपिंग करा लाता हूँ तुम्हें। नहीं, बहुत कर ली शॉपिंग। पिछले 3-4 महीनों तक मैंने पागलों की तरह शॉपिंग करने के अलावा और क्या किया है। बच्चे के लिए सेट करने वाला कमरा मैंने ऊपर तक भर के रख दिया। बेबी फर्नीचर, कपड़े, खिलौने। असगर असगर वो सामान कब तक ऐसा पड़ा रहेगा। आखिर में उसके लहजे में मिन्नत उतर आई। बस कुछ देर और, अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। मैं ठीक हूँ असगर। डॉक्टर को ज़्यादा पता है ये तुम्हें? पता है क्या असगर, मुझे बच्चों का ज़्यादा शौक़ नहीं था, ना मुझे अच्छे लगते थे। उनको पैदा करने और पालने के ख्याल से मुझे हौल उठने लगते थे, मगर उस नन्ही जान ने मेरे अंदर चंद महीने रह के मेरी ममता भड़का दी है। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मुझे इस गोद में कोई चाहिए। वो रोने लगी। असगर अजीब बेबसी से उसे देख रहा था। उन कपड़ों को पहनने वाला कब आएगा? इस झूले में सोने वाला कब आएगा असगर? उसने रीना के सवाल के जवाब में कोई झूठी तसल्ली देने की भी हिम्मत ना की, बस उसके हाथ से हिलाता रहा। ये देखो, पिंक फ्रॉक और ये ब्लू सूट। बेटे के लिए भी सब कुछ तैयार है और बेटी के लिए भी। मेरी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, बस जो भी आ जाए। वो फिर गोद में पड़े कपड़े सीने से भींचकर रोने लगी। असगर ने निगाहें छत पे जमा दी। इस बड़े से घर में उस वक्त वो दोनों अकेले थे, और साथ वाला कमरा जो रीना ने बड़े अरमानों से अपने आने वाले बच्चे के लिए सजाया था, वो उससे भी ज़्यादा अकेला था। अपने अंदर भरे कीमती और इम्पोर्टेड सामान की भरमार के बावजूद रीना ने यह घर अपनी औलाद के लिए ही खाली कराया था, और आज वो उसकी औलाद से ही खाली था। ये है ही फितनी, इसकी शक्ल देख ज़रा, निरा फसाद लिखा है इसके दीदों में। शमशाद बेगम का बस न चल रहा था कि वो सोहा पे पिल पड़े। अगर नवीद सामने ना होता तो अब तक वो उसके चीथड़े उड़ा चुकी होती। उसके आने से पहले वो एक आध करारा हाथ जड़ भी चुकी थी, मगर फिर मुनज़्ज़ा ने उसे स्टोर में बंद कर दिया और अकेली ही सास का सामना करती रही। सोहा के गाल पर अब तक शमशाद के भारी हाथ का निशान था। वो मुनज़्ज़ा के पीछे छुपी थी। मारे दहशत के उसके मुंह से एक सिसकी तक न निकली थी। अम्मा, बच्ची ही तो है। शरारत में आकर नवीद ने 10वीं बार एक ही बात कहना चाही, और शमशाद ने इस बार भी पूरी बात सुनने से इनकार कर दिया। बकवास न कर, कैसी बच्ची? शैतान की बच्ची है ये। इसकी शक्ल पे ही लानत बरस रही है। जूतियां लगाने को दिल चाहता है इसके बूथे पे। मुनज़्ज़ा का दिल चाह रहा था वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस दे, या कम अज़ कम सोहा की समात ही कुछ देर के लिए मुअत्तल हो जाए। उसने पिछले 6 सालों में एक बार भी ऐसे तल्ख अल्फाज उस तक ना पहुंचने दिए थे, और अब एक गैर औरत पता नहीं किस हक से मुसलसल उस पर पत्थर बरसा रही थी। मुनज़्ज़ा ने किसी आस पे नवीद मुराद के चेहरे की जानिब देखा, जो खुद भी इस सूरत हाल से नाखुश और उकताया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से वाज़ेह नागवारी झलक रही थी, मगर दुख का हल्का सा शाइबा तक न था। ऐसे दुख का तासुर जो खुद से वाबस्ता किसी अजीज़ हस्ती के बारे में इतना सब कुछ सुनने और देखने के बाद होता है। उसने खुद मैदान में उतरने का सोचा। शमशाद बेगम जैसी औरत के मुंह लगना ना उसकी फितरत था, ना उसमें इतनी हिम्मत थी, मगर अपनी औलाद की खातिर उसे ये करना ही था। सोहा के यख बस्ता हाथों की डरी सहमी गिरफ्त जो उसे अपनी पुश्त पर महसूस हो रही थी, उसे ये जिसारत करने पर मजबूर करने लगी। अम्मा जी, वो अभी नासमझ है, बच्ची है। उसने जानबूझकर या आपको तंग करने के लिए ऐसा नहीं किया। नहीं, उसने तो मुझे मज़े देने के लिए ऐसा किया है। मेरी जूती पे इसकी तो। वो नाशाइस्ता कलमात पर उतर आई। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। तू क्या, ये खुद भी नाक रगड़े तो मैं माफ़ करने वाली नहीं। शमशाद बेगम ने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। साम की फितरत है मेरी। बड़े फ़ख्र से गोया अपनी खूबी का ऐलान कर रही थी। बात ख़त्म करो अम्मा, माफ़ी मांग तो ली है, एक छोटी सी बच्ची की शरारत को सर पे सवार कर लिया है। नवीद भी इस बार ज़रा बुलंद आवाज़ में बोला। तो चुप कर जन मुरीद, छोटी बच्ची लगा रखा है। अपनी वशमा भी तो बच्ची है, इस फितनी से छोटी। उसने तो कभी नहीं ऐसी पागलों वाली शरारत की। ये बोती लाडली बन रही है, सारी माँ की हल्ला शेरी है। ये मीसने सिखाती है इसे, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए कि अच्छा है बुढ़ी कलप कलप के मर जाए। वह गुस्से से बेहाल हो रही थी। ज़्यादा गुस्सा इस बात पे था कि नवीद बजाय माँ की दिलदारी करने के बीवी की शक्ल देख रहा था।
सोहा जो मुनज़्ज़ा के पीछे छुपी खड़ी थी और झांक झांक के उसे चिल्लाते देख रही थी, अचानक उसका डर कम होने लगा। उसे अब शमशाद की हालत देखकर मज़ा आ रहा था। कितना अच्छा लग रहा था। उसकी मम्मा को सताने वाली, उन्हें रुलाने वाली, अब खुद रो रही थी। उसे खुद पे फ़ख्र सा महसूस हुआ। देखा मम्मा, कैसा मज़ा चिखाया उस बूढ़ी जादूगरनी जैसी आंटी को। अब ज़रा डांटे आपको। उसने चुपके से सोचा और बेसाख्ता मुस्कुरा दी। शोमई किस्मत के उसकी यह मुस्कुराहट शमशाद बेगम की नज़रों में आ गई। वो और भी भड़क उठी। देखा देखा इसे, कैसे दंदियाँ निकाल रही है। मैं ना कहती थी ये है ही शैतान की औलाद। फसाद भरा है इसके अंदर। मेरे घर स्यापा डाल के चस्के ले रही है। नवीद ने मुड़ के देखा, तब तक सोहा की मुस्कुराहट सहम कर ख़त्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़ा, इसे अंदर ले जाओ। नवीद को इससे बेहतर हल कोई नज़र न आया माँ को चुप कराने का। हाँ हाँ, ले जाओ अंदर, वरना मैं चीड़ फाड़ कर खा जाऊंगी। मैं कहती हूँ इसे अंदर ले जा रही है तो बाहर मत लाना, मेरे सामने मत लाना इसे। मुझे शक्ल नज़र ना आए इस कमीनी की। वो देर तक चिल्लाती रही और कमरे के अंदर सोहा को सीने से भिंचे मुनज़्ज़ा रोती रही। मामा, वशमा ने अपने नन्हे हाथ उसकी गालों पर रखे। मामा, तू रो रही हो? क्यों रो रही हो? और फिर कोई जवाब ना मिलने पे खुद ही कहा, दादो ने मारा है। हाँ, तुम्हारी दादो ने। तुम भी गंदी, तुम्हारी दादो भी गंदी। माँ की गोद में छुपी बैठी सोहा ने दोनों हाथों से उसे जोर का धक्का देकर कहा। वो पीछे की जानिब गिर गई। उसका सर ड्रेसिंग टेबल से जा लगा। सोहा, मुनज़्ज़ा ने उसे गुस्से से गोद से उतार फेंका और ऊंची आवाज़ में रोती वशमा को लपक के उठा लिया और प्यार करते हुए चुप कराने लगी। या अल्लाह, अभी तो एक मसला ख़त्म नहीं हुआ और ये सोहा क्यों करने लगी हो तुम ऐसा? मेरी जान, तुम। क्या हुआ वशमा को? नवीद मुराद की आवाज़ पर मुनज़्ज़ा का रंग फ़क हो गया। माँ को बंद करने वाली हरकत तो वो पी गया था, मगर अपनी बेटी को गिराए जाना शायद बर्दाश्त ना कर सके। वशमा, मेरा प्यारा बेटा, माँ की जान, पापा को ये नहीं बताना कि अपिया ने गिराया है। मामा वशमा को चॉकलेट देंगी। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि एक 3.5 साल की बच्ची इस इल्तिजा पे कान भी धरेगी, मगर उसने न जाने किस आस पे मिन्नत की थी। क्यों रो रही है वशमा? नवीद बेताबी से अंदर आया। सोहा गैर इरादी तौर पे टांगे समेटकर बेड के कोने से जा लगी। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। मुनज़्ज़ा ने उसका रंग खौफ से उड़ते देखा तो उसका दिल चाहा इस घर पे लानत भेजकर उसे लेकर यहाँ से निकल जाए। गिर गई थी? वो बेटी को प्यार करते हुए पूछ रहा था और मुनज़्ज़ा को समझ में ना आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर हाँ में जवाब देती और वशमा सच उगल देती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी शोहर के सामने? फ़ौरन झूठी साबित हो जाती। और अगर सच सच बता देती तो? बताती क्यों नहीं हो? क्या लगा है इसके सर में? वो झिल्ला गया। वशमा सर पे हाथ रख के रो रही थी, इसलिए अब वो उसकी सर की पुश्त को सहलाता हुआ पूछ रहा था। ड्रेसिंग टेबल का कोना? इस सवाल का जवाब उसने मोहतात अल्फाज में दे दिया। ओहो, देखना था कि खून वगैरह ना निकल आया हो। वो बैठ गया और गोद में उसे उल्टा लिटाकर बाल हटाकर चेक करने लगा। मुनज़्ज़ा आगे बढ़ी और अच्छी तरह देखने के बाद कहा, नहीं, शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं लगी। बेटा, आराम से खेला करो, ज़्यादा भागते नहीं है मेरी जान। वो उसका गाल चूमते हुए मोहब्बत से कह रहा था और मुनज़्ज़ा का दिल हलक में आ रहा था कि वशमा न जाने अब क्या कह दे। मगर वो अपने आंसू हथेलियों से पूंछते हुए मासूमियत से सर हिलाते हुए कह रही थी, ओके पापा। मुनज़्ज़ा ने एक सुकून भरा सांस लिया और वशमा को नवीद की गोद से लेकर अपने बाजुओं में भर लिया, चटाचट उसके दोनों गाल चूमते हुए। आज शायद सच्चे दिल से उससे मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उस मोहब्बत का जो एक माँ को अपनी औलाद से हो सकती है। और ऐसा करते हुए वो सोहा को देखना भूल गई, जिसका रंग पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो चुका था। सुनिए, रात सर पे आन पहुंची तो उसे एक नई फिक्र ने घेरा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज? वो कहते कहते झिझक गई। कुछ चाहिए? नवीद ने सवाल किया। नहीं, वो मैं कह रही थी कि बच्चियां रोज़ अम्मा के पास सोती हैं, मगर आज अम्मा, मेरा मतलब है अम्मा का मूड ठीक नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज, सिर्फ आज रात सोहा को वहाँ ना सुलाएं? नवीद चंद सेकंड तक सोचता रहा। ठीक है, मगर क्या वो अकेली सो लेगी? इस सवाल ने मुनज़्ज़ा को कुछ और कहने की हिम्मत ही न दी। वो अपनी डुबडुबाई आंखें झुकाकर उठ गई और अलमारी खोल के नवीद के सुबह के लिए कपड़े निकालने लगी। वो कुछ देर तक सोचती नज़रों से उसे देखता रहा। मुनज़्ज़ा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। उसने तड़प के सवालिया नज़रों से उसे देखा।
ये नज़रें सिर्फ सवाल नहीं कर रही थी, कुछ जिता भी रही थी। उसका पहली ही रात वशमा को अपने और मुनज़्ज़ा के दरमियान सुलाना, और इसके अलावा भी इन 1.5 माह में वशमा ज़िद करके और कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से कई बार उनके कमरे में सो चुकी थी। मुझे सोहा को यहाँ सुलाने पे एतराज़ नहीं, मगर अम्मा को एक और वजह मिल जाएगी झगड़े की। ऐसा करके हम उनका गुस्सा बढ़ा ही सकते हैं, क्या फ़ायदा, उसने वजाहत दी। मगर मगर मैं उसे आज उनके कमरे में छोड़ भी नहीं सकती। उन्हें सोहा पे बहुत गुस्सा है, कहीं वो। फिर वो चुप हो गई। कैसे उसे कहती कि मुझे तुम्हारी माँ पे ज़रा भी एतबार नहीं, और शायद वो अपनी माँ को उससे ज़्यादा जानता था, इसलिए कुछ ना बोला। प्लीज़, बस एक रात। उसकी खामोशी ने मुनज़्ज़ा को मिन्नत करने पे मजबूर किया। बात एक रात की नहीं है, वो ज़िद हो गया। फिर वशमा भी ज़िद करेगी तो वो भी सो जाए, पहले भी तो अक्सर सोती रहती है। ये मसले का हल नहीं है। तुम ऐसा करो, आज सोहा को स्टोर रूम में सुला दो। स्टोर रूम में? उसे धचका लगा। इस घर में और भी कई कमरे हैं, मगर फ़िलहाल उनमें अकेली बच्ची के सोने का इंतज़ाम नहीं हो सकता। परवीन के लिए मखसूस कमरा यहाँ से थोड़ा दूर है, वरना वहाँ हर सहूलत मौजूद है। वो वहाँ सो जाती। स्टोर रूम हमारे कमरे के बिल्कुल साथ है, तुम्हें तसल्ली रहेगी। मगर सोहा कभी अकेली नहीं सोई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आदत डालो। नवीद ने नज़रें चुरा ली और तकिया दुरुस्त करके सोने की तैयारी करने लगा। मगर सोहा, वो बेबसी से उसे देखती रही, मगर वो करवट बदल के लेट चुका था। बच्चियों को छोड़ के आने के बाद लाइट जल्दी ऑफ कर देना, मेरे सर में दर्द है। उसने खुश्क लहजे में कहते हुए ये बावर करवा दिया था कि अब वो कुछ और सुनने और कहने के मूड में नहीं। सोहा और वशमा ज़रा फासले पर कारपेट पर बैठी खेल रही थी, बल्कि खेल तो सिर्फ वशमा रही थी। सोहा अपनी उदास नज़रों से माँ को तक रही थी। उसने उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो आहिस्तगी से उठ के माँ के पास आई। मामा, मैं अकेली सो सकती हूँ? सोहा, वो उसे देख के रह गई। आज वो उसे यकदम बड़ी बड़ी सी लगने लगी थी। मगर मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे अकेले में डर नहीं लगेगा। वहाँ लगेगा, आंटी बहुत ज़ोर से मारती हैं। मेरी बच्ची, मुनज़्ज़ा ने भीगे लहजे में कहते हुए उसके माथे पर लब रख दिए। मम्मा, मुझे भी। वशमा ने सोहा पे जो प्यार उमड़ते देखा तो अपना हिस्सा वसूलने आ गई। क्यों नहीं, ये तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है। उसने वशमा को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। आओ अपिया को सुला कर आते हैं, फिर दादो के कमरे में चलेंगे। अपिया दादो के कमरे में नहीं सोएंगी? कमरे से निकलते निकलते उसने सवाल किया। उनके जाने के बाद नवीद मुराद ने आहिस्ता से करवट ली और छत पर नज़रें जुमा के कुछ सोचने लगा। अगले ही दिन उसने सामने वाला कमरा, जो फालतू सामान से भरा हुआ था और जिसमें अक्सर शमशाद बेगम के गांव से आने वाले गरीब रिश्तेदार ठहरा करते थे, साफ करवा दिया, और एक ही हफ्ते में वो खुला सा हवादार कमरा दोनों बच्चियों के लिए सेट हो गया। शौकत जहाँ बहुओं के साथ मिलकर अचार का मसाला लीमू और हरी मिर्चों पे लगा रही थी। रक्षंदा, तुम्हारी छोटी बहनों के रिश्ते की कहीं बात चली? उन्होंने बड़ी बहू से पूछा। रिश्ते तो बहुत आते हैं अम्मा जान, रक्षंदा के लहजे में फ़ख्र सिमट आया। एक दिन में 2-2 आ जाते हैं। न जाने कहाँ से लोगों को खबर हो जाती है कि इस घर में 3-3 खूबसूरत लड़कियां हैं। तो किसी एक की जिम्मेदारी से सुबकदोश क्यों नहीं हो जाते तुम्हारे भले वालदैन? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। रक्षंदा की शादी को 10-11 साल हो रहे थे। उससे छोटे 5 बहन भाई थे, 2 भाई और फिर लाइन से 3 बहनें। भाई तो इन 11 सालों में घर बार वाले हो चुके थे, मगर बहनें अब तक बैठी थी। सबसे बड़ी वाली की उम्र होगी कोई 27-28 साल, और फिर एक 24-25 साल की, और सबसे छोटी तकरीबन 22 बरस की। इसमें तो मुबालगा वाली कोई बात ना थी कि हुस्न और खूबसूरती में तीनों एक से बढ़कर एक थी, और ज़हीन और आला तलीम याफ्ता। बड़े वाली किसी कॉलेज में लेक्चरर थी, छोटी मेडिकल में, और सबसे छोटी MBA कर रही थी। रिश्ते भी तो ढंग के आए ना। तो क्या दिन में 2-2 आने वाले रिश्ते सारे के सारे ही बेढंगे होते हैं? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। यूं ही समझ लें, किसी में एक बात अच्छी तो 3 बातें बुरी। मसलन तहमीना के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया। प्रोफेशन दोनों का मिलता जुलता है। लड़का शक्लो सूरत का भी अच्छा था, उम्र का फ़र्क भी ज़्यादा नहीं था, मगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। ज़ात के कमतर थे? नहीं, खैर थे तो राजपूत, मगर देहाती बैकग्राउंड था। बहुत पेंडू लोग थे। सिर्फ लड़का ही पढ़ा लिखा था, बाकी सब अंगूठा छाप। रहन सहन भी गया गुजरा था।
इसी तरह एक बार अच्छी फैमिली का रिश्ता आया, पढ़े लिखे डिसेंट लोग थे, मगर लड़का तौबा कुछ तो देखने लायक सूरत हो। ठीक है कि मर्द की शक्ल नहीं हुनर देखा जाता है, मगर ऐसा भी ना हो कि देव लगे। और कहीं ख़ानदान बड़ा होता होगा, नंदे 6 और देवर 4। परवीन ने हंस के तंज किया। खैर जो भी है, बेटियां माँ बाप सोच समझ के ही पराए हाथों में देते हैं, मगर कभी कभी ज़्यादा छान फटक भी नुकसानदेह होती है। मेरी मानो तो हर लिहाज से बेहतरीन का इंतज़ार करने की बजाय मुनासिब पे गुजारा कर लो। अम्मा जी, जब मेरी बहनें हर लिहाज से बेहतरीन है तो रिश्ता सिर्फ मुनासिब और गुजारे वाला क्यों हो? रक्षंदा ने तनक कर कहा तो परवीन ने हाथ रोककर एक नज़र सास को देखा। उनका जोड़ भी हम बेहतर से बेहतरीन ही ढूंढेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है सब बच्चियां अच्छे वक्त में अपने घर की हो जाएं। उन्होंने सिद्के दिल से कहा और फिर परवीन की जानिब मुतवज्जो हुई। तुम कहो, कैसी रही तुम्हारी नई भाभी? अच्छी तो निभ रही है मियाँ बीवी में? अल्लाह जाने अम्मा जी, महीना भर बाद जाना होता है और वो भी घड़ी 2 घड़ी के लिए। शादी को 3-4 माह हुए हैं और शायद इतनी ही बार मेरा वहाँ जाना हुआ है। चलो बच्ची की जानिब से तो बेफिक्री हुई तुम्हें। हाँ कुछ कुछ। क्यों, कबूल नहीं किया उसने तुम्हारी भतीजी को? रक्षंदा बोली। क्या पता, दरअसल वो अजीब खुश्क मिजाज औरत है। मैंने उसे कभी भाईजान से भी खुल के हंसते बोलते नहीं देखा। अम्मा से तो बराए नाम ही मुखातिब होती है, मुझसे भी बस तकल्फुन कलाम करती है। मैंने सोचा था भाईजान का घर दोबारा बस जाएगा तो रौनक हो जाएगी मेरे मैके में, मगर वो अजीब लाशनुमा औरत है। ना हंसना, ना बोलना, ना सजना, ना संवरना। वो उदासी से बता रही थी। तुम्हारी पहली भाभी साजदा तो बहुत हंसमुख थी, है ना? अब तक याद है मुझे, मुस्कुराहट हर वक्त उसके होंठों पर होती थी। हाँ, भाईजान के होंठों पे भी मुस्कुराहट मैंने बस तब ही देखी थी। ये तो, उसने सर झटका। औरत को दूसरी बार घर बसाने में ज़रा वक्त लगता है परवीन, दिल मारना पड़ता है, उसे ज़रा वक्त दो, शौकत जहां ने नसीहत की। इतना वक्त शायद ना लगता उसे पिछला बुलाने में, मगर वो पिछला साथ जो उठा लाई है, उसकी बेटी उसे नई जिंदगी शुरू करने नहीं दे रही। तो क्या करती गरीब, कहाँ छोड़ती यतीम बच्ची को? माँ जो हुई माँ है, मैं मानती हूँ। हम लोगों ने भी कभी नहीं चाहा था कि उसे उसकी औलाद से दूर करें। ख़ास तौर पे नवीद भाईजान ने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि वो ये जुल्म नहीं करेंगे। मगर मेरी खुद उसके मैके वालों से बात हुई थी कि सिर्फ 2 महीने वो बच्ची को रख लें ताकि मियाँ बीवी को अकेले कुछ वक्त मिल सके एक दूसरे को समझने का। मगर उन्होंने हमारा ज़रा एतबार ना किया। दूसरे ही दिन लड़की हमारे सर मंड दी। शायद डर गए थे कि 2 महीने लंबे ही ना हो जाए, सारी उम्र ही ना संभालना पड़ जाए। हालांकि हमने ज़ुबान दी थी, मगर और अम्मा जान खुद सोचें, जिस बच्ची को उसके मामू ममानी 2 दिन ना रख सके वो कितनी आफत होगी। नाक में दम करके रख दिया है उसने मेरी माँ का। जब जाती हूँ वो उसका नए से नया कारनामा सुनाती हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। शौकत जहाँ के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर उन्होंने फ़कत इतना कहने पे इक्तफा किया। मदीहा तकदीस के बालों में तेल लगाने के बाद अब कस के 2 चोटियां बना रही थी। ये तुम क्या बना देती हो बच्चियों को? जाफ़र महमूद ने नागवारी जताई। क्यों, क्या किया है मैंने? अब वो तेल से चिपचिपाती उंगलियां अपने बालों पे फेर कर साफ कर रही थी। इतने बड़े स्कूल में जाती हैं, तुम तेल में डुबो के इन्हें कार्टून बना देती हो। सब मजाक उड़ाते होंगे वहाँ। तेल लगाने में मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अगर इतने बड़े स्कूल की लड़कियां इतनी ही बदतमीज़ हैं तो क्या ज़रूरत है वहाँ इन्हें पढ़ाने की? मामा, टीचर ने भी मना किया है कि तेल के साथ स्कूल ना आया करें। तकदीस मौका पाकर जल्दी से बोली। क्यों, इस पे भी फीस लगती है क्या? मदीहा ने तनक कर कहा। हर चीज़ की फ़ीस बटोरते हैं ये स्कूल वाले। पढ़ाने की फ़ीस, खेल की फ़ीस, इम्तिहान की फ़ीस, लाइब्रेरी की फ़ीस, पिकनिक की फ़ीस। इनसे कहो तेल की फ़ीस भी ले लिया करें, मगर नई नई पाबंदियाँ ना लगाया करें। क्या जाहलों वाली बातें कर रही हो? जाफ़र का मारे कोफ्त के जी बुरा हो गया। वो पुराना स्कूल कितना अच्छा था, ना ऐसी फजूल रोक टोक, ना ही ये बेकार के चोंचले। मदीहा, निकल आओ बाहर, निकल आओ अब उस हवेली से और उस गाँव की आबो हवा से। इस्लामाबाद जैसे शहर में रहती हो तुम। जिस तरह महंगे दर्जियों और ऊंचे ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगा लगा के तुमने खुद को एक ही साल में पॉलिश कर लिया है ना, ऐसे ही अपनी सोच के रंग भी उतार लो। खुद को सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से बदलो। मैं गिरगिट नहीं हूँ जो रंग बदलूं, मदीहा ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। जाफ़र जुज़बुज़ होता कमरे से निकल गया।
ये मर्द ही होते हैं जिनको बदलने की बीमारी होती है। कभी उनके ख्यालात बदलते हैं, कभी मियार, कभी पसंद, तो कभी बैठे बिठाए उनके उसूल बदल जाते हैं। वो बड़बड़ाती रही और तकदीस इन अल्फाज के मतलब समझने की कोशिश करती रही। स्टोर रूम में गुजारी वो रात उसकी ज़िंदगी की पहली रात थी जो उसने अकेले गुजारी, पहली तन्हा रात। मुनज़्ज़ा की शादी वाली रात भी उस पर बहुत मुश्किल गुजरी थी, मगर वो रात तन्हा नहीं थी। उस रात भी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसके आसपास एक हजूम था, बहुत से आशना और मेहरबान चेहरों का। आज वो बिल्कुल अकेली थी। वो रो ज़रूर रही थी मगर चिल्ला नहीं रही थी। स्टोर रूम में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसकी तरह बेकार और फालतू थी। जायद बिस्तर, एक पुरानी चारपाई, कुछ नाकाबिले इस्तेमाल भारी बर्तन, पुराने संदूक और जस्ती पेटियाँ। एक जानिब एक तख्त पड़ा था जिस पर मुनज़्ज़ा ने गद्दा बिछा के उसके सोने के लिए जगह बना दी थी। वो कितनी ही देर तक उसके पास बैठी उसके बालों में उंगलियां फेरती रही, उसे प्यार से थपकती रही, यहाँ तक कि सोहा की पलकें बोझल होकर बंद ना हो गई। उसे सोता जान के मुनज़्ज़ा ने उसके माथे से बाल हटाते हुए एक मोहब्बत भरा बोसा दिया जो आंसू की अमेज़िश से नमकीन हो रहा था। फिर आहिस्तगी से उठ के स्टोर रूम से बाहर निकल आई। उसके निकलते ही सोहा ने अपनी आंखें फ़ौरन खोल दी। वो कहना चाहती थी, मामा मत जाओ, मामा मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, मगर कुछ न कह सकी। उसकी आवाज़ गले में ही घुट के रह गई। उसने माँ से ये कह तो दिया था कि वो बड़ी हो गई है और उसे अकेले सोते में डर नहीं लगता, मगर अब उस पर अमल करके दिखाना मुश्किल लग रहा था। स्टोर रूम में फैली सीली सीली सी बू उसे खुलकर सांस न लेने दे रही थी। यहाँ सर्दी भी बहुत थी। ट्यूबलाइट की बजाय एक पीले से बल्ब की रोशनी थी जो माहौल को और खौफनाक और पुरअसरार बना रही थी। सोहा का हलक खुश्क होने लगा। मुनज़्ज़ा उसके नज़दीक पानी का जग और गिलास रख गई थी, मगर कंबल से हाथ निकाल कर जग तक बढ़ाने में उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो ऐसा करेगी तो कहीं से वो हैबतनाक बाजू आएंगे और उनके लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ उसे दबोच लेंगे। उसने कंबल मुंह तक तान लिया। नहीं, कोई नहीं है यहाँ। मामा कहती हैं जिन भूत नहीं होते, वो सिर्फ कहानियों और ड्रामों में होते हैं, असल में नहीं होते। यहाँ भी नहीं होंगे। मुझे डर नहीं लग रहा, मैं यहीं सोऊंगी। यहाँ नहीं सोऊंगी तो गंदी आंटी के पास जाना पड़ेगा। वो जिनसे ज़्यादा गंदी हैं, वो ज़रूर मुझे खा जाएगी। उसके दांत भी चुड़ैलों वाले हैं और पेट भी भूत जैसा बड़ा सा है। वो मुझे पूरा का पूरा खा लेगी। मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी, मामा के कमरे में भी नहीं सो सकती। मामा बेचारी के पास कोई कमरा है ही नहीं। वो तो उस अंकल के कमरे में रहती हैं और अंकल मुझे नहीं सुलाएंगे अपने पास। वो सिर्फ मामा को अपने पास सुलाते हैं या उस वशमा की बच्ची को। इससे अच्छा है मैं यहीं सो जाऊं। यहाँ कोई डांटने वाला नहीं, कोई गुस्से से देखने वाला नहीं। मैं यहीं सोऊंगी, मुझे डर नहीं लग रहा। वो अपने खौफ पे काबू पाने की कोशिश करती रही, मगर दहशत उस पर गलबा पाती रही। उसकी तमाम तर मज़ाहमत के बावजूद सुबह मुनज़्ज़ा उसके पास आई तो वो तेज़ बुखार में झुलसती बेसुध पड़ी थी। मर्द की ज़ात होती ही बड़ी डैश है। मेहताब ने अपना खुद साख्ता और पसंदीदा तरीन कौल एक बार फिर दोहराया और मदीहा ने खाइफ होकर पास खेलती बच्ची को देखा। ये मेहताब बाबा भी ना हर तरह की ज़ुबान हर एक के सामने इस्तेमाल कर लेती हैं, ना छोटा देखती हैं ना। उसने कुड़ के सोचा, छोड़े आपा, जाने भी दे ये बातें। उसने मौजू बदलने की कोशिश की जो जाहिर है नाकाम रही। मेहताब अपने दिलपसंद मौजू से 1 इंच हटने की रवादार ना थी। किस लिए छोड़ूं? मेरे तो कलेजे में आग लगी है, आग। इसीलिए कह रही हूँ कि जाने दे, क्या फ़ायदा अपना दिल जलाने का। दिल तो कब का जल चुका मदीहा, राख हो चुका। वो दुपट्टा आंखों पर रख के सिसकने लगी। मेरा दर्द तुम क्या जानो और अल्लाह करे कभी भी ना जानो। जो मुझ पे गुजरती है वो तो बस मैं ही। सिसकियां जोर पकड़ गई और मदीहा की कोफ्त सवा हो गई। बच्चियां भी टीवी और खिलौनों से ध्यान हटा के उसे देखने लगी। हर मर्द जाफर जैसा सुथरे किरदार का नहीं होता। मेहताब के बयान ने जैसे मदीहा की दुम पर पैर रख दिया। वो बिलबिला उठी। रहने दे आपा, मर्द सारे एक से होते हैं। एक से होते तो सब औरतों की किस्मत भी एक सी होती, सब मेरी तरह उजड़ के ना बैठी होती। ज़रूरी नहीं आपा, जो नज़र आए वही दुरुस्त हो। कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो औलाद और घर के लिए तो कभी मैके का मान या अपना भरम रखने के लिए अंदर से उजड़ जाने के बावजूद बाहर से सुहागिनों वाली लेपापोती करके रखती हैं। तो मैं कौन सा करने के लिए तैयार नहीं थी? क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरा मैका नहीं है? मुझे अपनी घर गृहस्थी अजीज़ नहीं है? मेरा कोई भरम या इज्जत नहीं है? मैं भी इन सब के लिए समझौता करने पे तैयार थी, मगर वो मौका तो देता।
उसे तो बस अपना घर, अपना दिल और अपनी ज़िंदगी, सब कुछ मेरे वजूद से खाली चाहिए था। बच्चे भी रख लिए और निकाल बाहर किया मुझे, सिर्फ उस डैश के लिए। अपना खसम डिकार के दूसरों के हजम करने बैठी है। बगैर मर्द के औरत बड़ी डैश शय बन के रह जाती है, हरीस और कमीनी। कैसी बातें कर रही हैं आपा। एक तो उनकी गालियों और कोसों से मुरस्सा जुबान, और उस पे ये ज़ीरी ख्यालात। अब उसे खुद अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था जब उसने बेजी की ज़ुबानी मेहताब के उजड़ के मैके आ बैठने की खबर सुनने के बाद किया था। जाफ़र, मैं चाहती हूँ कि मेहताब आपा कुछ दिन हमारे यहाँ आकर रह ले, बेचारी का दिल बहल जाएगा। मेहताब आपा? वो तजब्जब में पड़ गया। करीबी रिश्तेदारी होने के बावजूद वो इतना करीब से किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानता था, मगर ये अंदाज़ा बहरहाल था कि इस किस्म की आपाएँ चाहे उनके ख़ानदान से हों या मदीहा के मैके से, किसी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जाहिल हैं। उसका दिल तो बहल जाएगा, मगर ख्वामखा घर का माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब होगा? मदीहा को वाकई ये बात बुरी तरह चुभी। वो सिर्फ मेरी चचाजाद बहन नहीं है, आपकी भी कुछ लगती हैं। अपने ही ख़ानदान की किसी औरत के बारे में ऐसी बातें करना क्या दुरुस्त है? तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होगी अपनी चचाजाद और मेरी मामूजाद बहनों को। अगर उन्हें यहाँ लाकर मौजूद धन्ना यहीं बसाना था तो मुझे इस्लामाबाद सेटल होने की क्या ज़रूरत थी। बेकार की चीख चीख और रोना पीटना डाल देगी यहाँ आकर, और फिर उसके पीछे पीछे उसके लवाहकीन हर दूसरे दिन इधर पहुँचे होंगे। जाफ़र, मदीहा ने तासुब से गर्दन हिलाते हुए कहा था, अल्लाह पाक ने इतना खुला रिज़्क दे रखा है, फिर भी दिल कितना तंग है। 4 दिन किसी को रोटी खिलाने से हमें कौन सी कमी होगी, उल्टा बरकत ही होगी। जब से यहाँ आए हैं मेहमान कोई फटकता ही नहीं है। अजीब बेबरकता शहर है। अंदाज सरासर शर्म दिलाने वाला था। शर्म तो जाफ़र महमूद को क्या आती, तैश ज़रूर आ गया। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है चौधराइन मदीहा। सकना मौजू धन्ना, ज़िला कसूर। तुम इससे आगे बात कर ही नहीं सकती। बात सिर्फ 4 दिन की रोटी की नहीं है, ज़हनी सुकून और यकसोई की है। मैं 4 दिन छोड़ 4 साल तक उनको घर बिठा के खिला सकता हूँ, मगर अपने नहीं, उनके अपने घर बिठा के। मैं फजूल की हमदर्दियों में अपनी रूटीन और सेटअप ख़राब नहीं कर सकता। आप घर पे वक्त ही कितना गुजारते हैं। वो बेचारी इस वक्त गमगीन है, दुखी है। शोहर ने दूसरी शादी करके उसे मैके बिठा दिया है। भाभियाँ मैके में जीने नहीं दे रही थी ताने मार मार के, इसलिए बेजी कुछ दिन के लिए अपने घर ले आई। वहाँ भी कमियों की औरतें कहाँ चैन लेने देती होंगी सारा दिन। नए नए सवाल, नई नई बातें। यहाँ रहेगी तो जहन बदलेगा, दिल पे जो गुस्सा और दुख का असर है वो कम होगा, तो शायद मिसालहत के बारे में सोच भी ले। रखो भाई, जिसे दिल चाहे रखो। वो चिढ़ के खुली छुट्टी देता बाहर निकल गया, और तब मदीहा इस फतह पे खुल के मुस्कुराते हुए ख़ुद को मुबारकबाद देने लगी, इस बात से बेखबर कि इसके नताइज उसे ही भुगतना होंगे। उसने मेहताब को यहाँ लाने की बात बस सरसरी सी सोची ही थी और जाफ़र से कह भी डाली, मगर फिर अपने ही फैसले को पुख्ता तब किया जब उसकी जानिब से मुखालफत ज़ाहिर हुई। तब उसने ज़िद में आकर उसे यहाँ लाने पर बढ़ चढ़ कर दलाइल दिए और अपनी मनवा के रही। इस वक्त वो अपने उस फैसले पर कुड़ते हुए बेजार नज़रों से मेहताब आपा को देख रही थी, जो फटी एड़ियों वाले मैले पैर ऑफ वाइट सोफे पर पसारे नीचे कारपेट पर मूंगफली के छिलकों के ढेर लगा रही थी। जिस रफ्तार से मूंगफलियाँ अंदर जा रही थी, उसी रफ्तार से अंदर की भड़ास गालियों की सूरत बाहर निकल रही थी। तहरीम, पेंसिल यहाँ क्यों शार्प कर रही हो? डस्टबिन में करो, तुम्हारे पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। पता है ना, उन्हें घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तहरीम ने अभी बैग से पेंसिल और शार्पनर निकाला ही था कि मदीहा ने डपटते हुए कहा। मकसद सिर्फ मेहताब को कुछ बावर कराना था, मगर वो हाथ झाड़ते हुए बेफिक्री से कहने लगी, मैंने देखा है मदीहा, तुम बच्चियों पे कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करती हो, और जाफ़र के नाम पे तो इनका खून खुश्क किए रखती हो। ज़रा तो खुल के सांस लेने दो बेचारियों को। ज़रा देखो, इनकी बढ़ोती भी रुकी हुई है। मेरी सफ़िया 8 साल की थी तो मेरे कांधे तक आती थी। यह तहरीम तो नज़र ही नहीं आती तुम्हारे साथ खड़ी। सब तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा डांट टपट का नतीजा है। बच्चों पे रोब रखना चाहिए आपा। मगर बाप के नाम का इतना हवा क्यों बना रखा है तुमने? मर्द को इतनी अहमियत देकर सर चढ़ाना ठीक नहीं। उसे सफाई पसंद है तो हुआ करे, तुम क्यों जान हलकान करती हो, और क्यों बच्चियों के पीछे लठ लेकर पड़ी रहती हो? बाप है वो इनका, इन पे फ़र्ज़ है कि उसकी मर्ज़ी पसंद। उसने कमज़ोर लहजे में कहना चाहा।
जाफ़र के दिफा में अब कुछ कहना कितना मुश्किल लगता था। जब दिल और दिमाग दोनों ज़ुबान का साथ देने से इनकारी हो तो ज़ुबान ऐसे ही रुक रुक जाती है। बाप का काम कमाकर खिलाना है, ज़रूरतें पूरी करना है, चाहे वो बीवी की हो चाहे बच्चों की। ज़्यादा अहमियत देने से इनके नए नए नखरे शुरू हो जाते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। मुख्तार खुद को बड़ी तोप चीज़ समझने लगा था। मैं उसके माता के मारे बूथे, पान और सिगरेट से नास हुए दांतों, लिशकती टिंड को नज़रअंदाज करके उसे अपना सरताज और पता नहीं क्या क्या कहती रही। उसके बू के मारे गां के खुरों से भी बुरे पैर दबाती रही। वो समझने लगा मैं पता नहीं कहाँ का साधुकार हूँ। ये जनानी मेरे आगे पीछे फिरती है, ज़रूर मेरे अंदर कोई बात होगी। बस वो यही बात आजमाने घर से बाहर निकल गया। मर्द को उसकी औकात में रखना ही सही होता है। मैंने बेजी की बात ज़रा भी ध्यान से नहीं सुनी थी। वो ठीक कहती थी कि मर्द को मोहब्बत और तवज्जो भी ऐसे दो जैसे भीख दे रहे हो। उसकी खिदमत करो कि ये अल्लाह सोने का हुक्म है, मगर खिदमत भी एहसान जताकर करो ताकि वो आपे से बाहर ना हो। मदीहा का दिल इन बातों पे नागवारी महसूस करने के बावजूद उथल पुथल सा हो रहा था। नागवारी शायद सिर्फ बच्चियों की मौजूदगी में इस तरह की गुफ्तगू करने पे हो रही थी, वरना एक एक बात दिल पे असर कर रही थी। मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम देखूं। उसने उठने का बहाना तराशा। वो मस्टंडियाँ किस लिए हैं? मेहताब का इशारा मुलाजमाओं की तरफ था। वो जाफ़र को खाना मेरे हाथ का पसंद है। वो मुंह से ये बात निकाल कर पछताई। मेहताब ने अजीब तंजिया और जताती नज़रों से उसे देखा। पसंद वसंद कोई नहीं, तुम कौन सा आसमान से उतरा पकाती हो? वही गोश्त, वही सब्जी, वही मसाले, वही घी। नौकरानी को पकाना आता है तो उसे काम पे रखा हुआ है ना। नहीं आता तो निकालो बाहर और कोई खानसामा रखो। जाफ़र को पसंद नहीं घर में मर्द मुलाजिम हो। एक बार फिर गलत बात मुंह से निकल गई। अच्छा, और वो जो चौकीदार माली और वो घर के बाहर हैं आपा। मैं घर के अंदर के मुलाजमों की बात कर रही हूँ। मैं भी सारा दिन अकेली होती हूँ घर पे और बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं, इसलिए वो पसंद नहीं करते कोई गैर मर्द अंदर दंदनाता फिरे। मैं कह रही हूँ कोई पसंद वसंद की बात नहीं, सिर्फ तुम्हें आगे लगाए रखने का बहाना है। सीना चौड़ा हो जाता होगा उसका जब तुम बावर्ची खाने से पसीना पसीना होकर उसके मनपसंद खाने लेकर निकलती होगी और उसके आगे रखती होगी। छोड़े आपा, अगर ऐसा है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारा दिन एक खाना पकाने के सिवा मुझे काम ही क्या होता है। अगर ये भी ना करूँ तो जंग लग जाएगा हड्डियों में। कहीं आया जाया करो, मिला मिलाया करो। बरादरी तो पीछे छूट गई। इधर ना मैका ना ससुराल, किससे मिलना मिलाना रखूं। दिल घर पे ही लगाना पड़ता है। हाँ, ये भी तो जुल्म हुआ है तुम पे। मेहताब ने आह भरी। सारे अपने छुड़वा के काले पानी की सजा दे रखी है, सिर्फ अपने शौक की खातिर ज़मीनें छोड़ के धंधा करने का शौक। मगर इतना बड़ा शहर है, कहीं तो ताल्लुकात बनाओ, कोई सहेली बनाओ, आया जाया करो। अपने आप को चूल्हे के आगे न जलाओ। सुबह नाश्ता बनाती हूँ, फिर रात का खाना, वो भी दो नौकरानियों की मदद से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी फ़िक्र ना करें। खाना पकाना वैसे भी मुझे पसंद है, अपनी बच्चियों के लिए पकाकर दिल खुश होता है। इस बार उसने दानिस्ता जाफ़र का नाम नहीं लिया। और फिर आपा, नौकरानियों का क्या भरोसा, क्या गंद बला पका के आगे रखते। अपने हाथ से पकाने में सफाई है, बच्चे भी सेहतमंद रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ कोई काम करवा देती हूँ। क्या पक रहा है आज? अल्लाह अल्लाह करके नॉर्मल गुफ्तगू की तरफ आई। मुर्गी भून लेती हूँ, गोश्त का तो नागा है। हाँ, फ्रीज़र में कीमा पड़ा है तो थोड़ा सा उसमें मटर डाल लेती हूँ, साथ में दाल चावल। चलो मैं मटर छील देती हूँ, तुम्हें प्याज लहसुन वगैरह भी बना देती हूँ। ये काम नौकरानी कर लेगी आपा, आप रहने दे, क्यों तकलीफ़ करती हैं? तकलीफ़ कैसी? हाँ, तुम तकल्लुफ़ ज़रूर कर रही हो, मेहमान समझ रही हो मुझे, उसने शिकायती लहजे में कहा। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं। यही बात है, 6 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, मेहमान की तरह बिठा रखा है, बिस्तर पे ट्रे लगा के खाना देती हो। अब वो उसे क्या बताती कि जाफ़र को डाइनिंग टेबल पे उसकी मौजूदगी गिरा गुजरती थी, इसलिए मदीहा की कोशिश होती थी कि जाफ़र के आने से पहले पहले वो उसे उसके कमरे में ही खिला के फारिग कर दे। अच्छा आपा, बना दे सब्जी, जैसे आपकी खुशी। करीमन, वैक्यूम क्लीनर लाओ, कारपेट साफ करो। रहने दो, अभी एक ही दफ़ा सब्जी बना लो, फिर इकट्ठा ही गंद उठा लेगी करीमन। वो सोफे पे सकड़ा मारकर बैठ गई। लाओ, दे दो मटर। आप यहाँ बैठ के सब्जी बनाएंगी? आदत तो मुझे बड़े वाले रंगले मंजी पे बैठकर सब्जी बनाने की है।
मगर अब अपने घर का सुख कहाँ और अपना घर कहाँ। हाय मेरा मुल्तानी रंगला मंजा, 2 सूती की कड़ी चादरें, मेरे धस्से और खेस, उन पे वो आकर बसरेगी। वो तस्वीर बहाने लगी। मदीहा ने एक नज़र तसव्वुर में कारपेट पर फैले मूंगफली के छिलकों के साथ साथ मटर और प्याज के छिलकों पर डाली। लॉन्च की फिजा में फैली लहसुन की बू को महसूस किया और उसे तसल्ली देकर चुप कराने का इरादा तर्क कर दिया। कम अज़ कम रोने, शोहर और उसकी माशूका को कोसने और घर याद करने के शुगल में वो सब्ज़ी बनाने के शौक़ को तो भूल ही रहेगी। वो चुपके से करीमन को सफाई करने का इशारा करती किचन में घुस गई। तो ये थी एपिसोड नंबर 10 और इसमें काफ़ी कुछ वाज़िया हुआ है इस एपिसोड में। जैसे कि अब हमें समझ आ गई है कि अब मुनज़्ज़ा का जो असल इम्तिहान है वो ये है कि 2 बच्चियों में, जो एक उसके शोहर की पहली शादी में से है और उसकी खुद की पहली शादी में से जो है, उन दोनों के दरमियान बैलेंस कायम करते हुए जो है ना, उसको जो दिक्कत हो रही है ना, वो इसमें बयान हो रही है। और यार मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि नवीद इतनी प्यारी बेगम देख के और इतनी अच्छी लड़की मिल गई है तो वो उसका दीवाना हो जाएगा, लेकिन यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है कि वशमा उसके साथ अटैच हो गई है और वो भी वशमा को प्यार करती है। मुझे लगता है इसमें सोहा की, ऐसा होता है ना कि समटाइम जब सौतेली माँ आती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहा बिगड़ जाएगी उसको ये देख देख के कि मेरी माँ उसको भी प्यार करती है। और ये जो शमशाद बेगम है, अल्लाह माफ़ करे, कितनी फसादन औरत है ये। और इसके अलावा हाँ, ये मदीहा वाली कहानी है, इसकी अभी मुझे इतना कोई, मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। ठीक है, देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो इसका मकसद है इस कहानी का, जो उन्होंने ये ट्रैक भी रखा हुआ है और इसको अभी तक चला रहे हैं। अगर वो सिर्फ रीना और जाफ़र महमूद की थोड़ी देर के लिए दिल लगी दिखानी होती तो ये अभी तक ये ट्रैक तो लेकर ना चल रहे होते। एनीवेज, देखते हैं आगे कहानी किस तरफ को जाती है और क्या होता है मज़ीद इस कहानी में। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।